नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं कि राहुल गांधी के नाम पर कई सारे एफआईआर दर्ज हैं और कई सारे मामले जो हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं। और कल भी एक मामला कोर्ट में था जहां राहुल गांधी को वहां से बड़ी राहत मिल गई, याचिका खारिज हो गई। उनका एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी था जिसमें उनके नागरिकता को लेकर मामला था और उसको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सरकार से उसने जवाब मांगा था, सरकार ने जवाब नहीं दिया, वो मामला भी खारिज हो गया। अब आज दो मामले आए हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग मामले हैं, इसलिए एक एक कर दोनों मामलों को आपके सामने रख रहा हूं। पहला मामला सावरकर मानहानि मामला है। सावरकर का जो मानहानि है वो मामला है। राहुल गांधी ने सावरकर मानहानि मामले में एक बड़ा दावा किया है। दरअसल यह मामला चल रहा है पुणे के कोर्ट में, पुणे महाराष्ट्र। पुणे में राहुल गांधी पर चल रहे मुकदमे में बड़ा मोड़ तब आ गया जब राहुल गांधी ने शिकायतकर्ता सात्विकी सावरकर के बारे में खुलासा किया कि वो नाथूराम गोडसे के वंशज हैं। जी हां, सही आप सुन रहे हैं। सात्विकी सावरकर जो सावरकर के खानदान से हैं, उनके बारे में आज कोर्ट में राहुल गांधी ने यह खुलासा किया है कि ये सात्विकी सावरकर जो है ये नाथूराम गोडसे का वंशज है। और एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप लगाया कि इस तथ्य को उन्होंने जाहिर नहीं किया है। ये उन्होंने नहीं बताया सात्विकी सावरकर ने कि वो नाथूराम गोडसे का वंशज है। राहुल गांधी ने कोर्ट से अपील की है कि वो शिकायतकर्ता के वंश की जानकारी देने का निर्देश दे। राहुल गांधी के आवेदन के मुताबिक, उनके एप्लीकेशन के मुताबिक ये तथ्य और गोडसे परिवार से शिकायतकर्ता का सीधा पारिवारिक संबंध मानहानि के मामले की दिशा तय करने में प्रासंगिक है। इसलिए क्योंकि अगर आप गोडसे के खानदान से हैं तो फिर यह मानहानि का मामला किस दिशा में जाएगा। आप याद कीजिए मामला क्या है। दरअसल जब राहुल गांधी ने सावरकर पर अपनी टिप्पणी की थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस मामले को लेकर सात्विकी सावरकर पहुंच गए कोर्ट, और कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में, और वहां पर यह मामला चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने वहां कोर्ट से यह गुजारिश की थी कि मुझे कुछ तथ्य यहां सावरकर के बारे में रखने की अनुमति चाहिए, परमिशन चाहिए। राहुल गांधी की इस गुजारिश को कोर्ट ने मान लिया और अब वो सावरकर को लेकर कुछ तथ्य रखना शुरू किए। आज चूंकि सावरकर की जयंती भी, यानी जन्मदिन है सावरकर का आज, और उस जन्मदिन के मौके पर ही, इधर जन्मदिन का मौका ऐसा था कि आज स्पेशली इसलिए कोर्ट नहीं लगाया गया था। कोर्ट में पहले से 28 तारीख की तारीख मुकर्रर की गई थी। तो कोर्ट में आज जब यह मामला आया पुणे में, तो राहुल गांधी ने रखा कि सात्विकी सावरकर खुद नाथूराम गोडसे का वंशज है। आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी पर सावरकर की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है, सात्विकी ने किया है, जिस पर पहले राहुल गांधी कह चुके हैं कि मामले को समन ट्रायल में बदला जाए ताकि ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित रिकॉर्ड को पेश किया जा सके, प्रस्तुत किया जा सके। और अब राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि सात्विकी सावरकर केवल सावरकर के वंश से ही नहीं है बल्कि गोडसे वंश से भी ताल्लुक रखते हैं। नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे सात्विकी के नाना होते हैं। सात्विकी सावरकर की मां हिमानी सावरकर गोपाल गोडसे की बेटी और नाथूराम गोडसे की भतीजी थी, और इसके साथ ही वो अभिनव भारत और अखिल भारतीय हिंदू महासभा जैसे संगठनों से जुड़ी हुई थी। सात्विकी की मां। एक तरफ जहां बीजेपी के लोग अब भी राहुल गांधी को सावरकर के अपमान के मामले पर घेर रहे हैं, उन्हें तरह तरह से अपशब्द कह रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी का यह बड़ा खुलासा अब इस मानहानि मुकदमे में कौन सा नया मोड़ लाता है, यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। उधर राहुल गांधी के खिलाफ दूसरे मामले को आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी के खिलाफ जो दूसरा मामला है वो मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से है, और वाराणसी में एक दायर शिकायत पर आज जो शिकायत थी वो खारिज हो गई है। वो शिकायत क्या थी? शिकायत एडवोकेट हरीश शंकर पांडे ने की थी, वाराणसी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में की थी। और उस अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत यह दर्ज की गई थी कि राहुल गांधी ने भगवान राम को पौराणिक पात्र बताया है। इस शिकायत याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालती मोर्चे पर राहुल गांधी से जुड़ी ये दोनों बड़ी खबरें बीजेपी को उलझा रही हैं।
और उधर एक और खबर है जिसमें बीजेपी उलझी दिख रही है। खबर है मणिपुर से। मणिपुर में हालात नहीं संभले तो आखिरकार सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी, फिर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, आप जानते हैं। और स्थिति ऐसी आ गई कि अभी 2 दिन पहले जब राज्यपाल साहब दिल्ली से मणिपुर गए, इंफाल पहुंचे, तो राष्ट्रपति शासन में वहां का राज्यपाल ही प्रमुख होता है और वो एयरपोर्ट से अपना जो उनका बंगला है वहां तक वो सड़क मार्ग से नहीं जा सके, उनको हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा। लेकिन अब मणिपुर में एनडीए के 10 विधायकों ने आज राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात की, जिसके बाद माना जा रहा है कि यहां सरकार बनाने की कवायद बीजेपी ने फिर शुरू कर दी है। दावा है कि 44 विधायक सरकार बनाने के पक्ष में हैं, लेकिन केंद्र का रुख इसमें क्या है यह अभी तय नहीं है। इससे पहले 29 अप्रैल को 21 एनडीए विधायकों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को खत लिखकर राज्य में सरकार बनाने की मांग की थी। तो अब शायद गेंद फिर से बीजेपी और मोदी के पाले में है कि वो मणिपुर में दीर्घकालिक हित को लेकर कोई फैसला लें। हालांकि 2 सालों में आप जानते हैं कि जो दुर्दशा बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की कर दी है, उसके बाद मोदी से कोई खास उम्मीद नहीं है। कल मोदी सिक्किम के राज्य बनने के, आप जानते हैं सिक्किम राज्य के 50 साल कल पूरे हो रहे हैं। सिक्किम राज्य का विलय भारत में इंदिरा गांधी के समय और उसके बाद राज्य बनना, और उसके 50 साल कल पूरे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिक्किम जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर मोदी कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। पूर्वोत्तर का वो भी राज्य है। मोदी कल शाम पटना पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें कुछ उद्घाटन और शिलान्यास करने हैं। लेकिन इसके साथ मोदी जो हैं वो रोड शो भी निकालने वाले हैं, जिसमें 32 जगहों पर उनका सम्मान करने की तैयारी है। यानी ऑपरेशन सिंदूर बिहार चुनाव का जरूरी मुद्दा बन ही गया है, जिसे भुनाना मोदी ने शुरू कर दिया है। और इधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भुनाने की कोशिश हो रही है, उधर इसको और थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है। मॉक ड्रिल की बात फिर से आ गई है। सीमावर्ती राज्य जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं, उन राज्यों में 4 राज्यों में अब मॉक ड्रिल कराना है। वो कल होना है। पंजाब में भी होना था, लेकिन पंजाब की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। पंजाब में अब 3 तारीख को 3 जून को मॉक ड्रिल करवाएंगे। इधर मोदी का पक्ष रखने के लिए विदेश गया जो प्रतिनिधि मंडल है, यानी डेलीगेशन है, वो भी अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन इस बीच निशिकांत दुबे, नाम तो सुना होगा दोस्तों, खूब बोलते हैं निशिकांत दुबे का इजराइल को लेकर जो बयान है, वो बयान अब मोदी की उलझन बढ़ा सकता है। निशिकांत दुबे ने जो कहा है वो पहले उनकी जुबानी सुन लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं निशिकांत दुबे। फिलिस्तीन के ऊपर कोई गलत हो रहा है तो हमने कहा कि 1974 में पीएलओ को हम पहले देश थे जिन्होंने मान्यता दी। 83 में नॉन अलाइन मूवमेंट का जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, उसमें हमने यासिर अराफात को बुलाया। 88 में पहला हम देश थे जिसने कि फिलिस्तीन एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। और आज भी माननीय मोदी जी ने 2200, 2300, 2400 फिलिस्तीन के लोगों को कैसे खाना जाएगा, हम खाना भिजवा रहे हैं। कोविड में उनको हमने इंजेक्शन दिया, कुवैत को भी दिया तो उनको भी दिया। और प्रत्येक साल भारत सरकार अपने बजट में, इवन इस साल भी $39 मिलियन जो है हमने रख रखा है, जो फिलिस्तीन की सहायता देंगे। आप जो है, हम वहां से बैठकर फिलिस्तीन के लिए जितना कर सकते हैं आप उसको करो। वो एक ऐसा राष्ट्र है इजराइल जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हमने कहा कि नेशनल डे का परेड हुआ अमेरिका में, आप अमेरिका के साथ जो है यहां बिजनेस कर रहे हो, आप हमको जैसा रास्ता दिखाओगे हम साथ हैं। हम 2 नेशन थ्योरी की बात मानते हैं कि इजराइल अलग देश है, फिलिस्तीन अलग देश है, और कहीं भी हिंसा हो भारत उसके खिलाफ है। डुबाएंगे निशिकांत दुबे जी विदेश में मोदी जी को। मोदी ने तो खुलकर इजराइल की आलोचना की थी, आप याद कीजिए। कभी नहीं की, मोदी ने इजराइल की कभी आलोचना नहीं की, माफी चाहूंगा। लेकिन दुबे जी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। अभी आपने सुन लिया, मोदी सरकार ने फिलिस्तीन की मदद के लिए $39 मिलियन रखा हुआ है। हम फिलिस्तीन के लोगों को खाना भेज रहे हैं, कोरोना के वक्त इंजेक्शन भेजे थे। इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जो किसी की भी बात नहीं मान रहा है। 2 नेशन थ्योरी और ये सारी बातें आपने सुन ली। वहीं आज नीति आयोग ने भी नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। नीति आयोग ने तुर्की की तारीफ कर दी है दोस्तों।
जिस तुर्की के खिलाफ यहां माहौल बनाया जा रहा है, तुर्की और अजरबैजान। आज नीति आयोग ने तुर्की की तारीफ कर दी है, जबकि भारत ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की की आलोचना की, बायकॉट की बात कही। दरअसल मझोले उद्यमों यानी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उसके यानी मझोले उद्यमों के लिए नीति बनाना, इस टाइटल से, इस शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा है कि तुर्की उन देशों में से है जहां से भारत यह सीख सकता है कि छोटे और मझोले उद्यमों में कौशल की कमी को दूर करने का रास्ता कैसे तैयार किया जाए। इस रिपोर्ट में कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया और तुर्की में संचालित कार्यक्रमों को सूचीबद्ध यानी लिस्ट किया गया है और जिसमें मझोले उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा सके। तो नीति आयोग तुर्की से सीखने की बात कर रहा है। क्या मोदी इस बात को बर्दाश्त करेंगे, यह देखना होगा। तो आइए दोस्तों, एक तरफ बहुत सारी बातें हैं कि क्या राहुल गांधी के नए दांव से कैसे चित पड़ सकती है बीजेपी, उसकी चर्चा, हम कोर्ट की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपने ही कैसे बिगाड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी का खेल, यह भी देखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। और इस चर्चा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी कोर्ट में सीधे जो सड़क पे बोलते थे, अब कोर्ट में भी चुनौती दे रहे हैं सावरकर को लेकर। आज सावरकर का जन्मदिन है और 28 तारीख आज जन्मदिन, और देश के कई अलग अलग हिस्सों में उनको चाहने वाले लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, सात्विकी सावरकर, जो उन्हीं के खानदान से आते हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की और मानहानि की अपमान किया है इन्होंने सावरकर का। लेकिन अब वहीं पर देखिए कि राहुल गांधी कैसे घेर रहे हैं सावरकर को। हमारे साथ यहां पर 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और फर्रा शाकिब साहब हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी ने तो बिल्कुल एक एक कर गांठ खोलना शुरू कर दिया है, यही माना जाए। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सावरकर के मामले में सात्विकी सावरकर का सीधा लिंक, वो भी खून, ब्लड रिलेशन नाथूराम गोडसे से है। कोर्ट में राहुल गांधी ने लिखित में दिया है और कहा है कि पहले वंशावली मंगवा लीजिए, क्योंकि अपमान की बात आ रही है तो जरा इधर से ही देख लेते हैं। क्या कहेंगे? जी शुक्रिया राजीव जी। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक बार फिर 21वीं सदी में सावरकर से माफी मंगवा के छोड़ेंगे। ये सावरकर के वंश के लोग होंगे जिनको माफी मांगनी पड़ेगी, वो पृष्ठभूमि तैयार है। और ये बात कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं कि मैं माफी मांगूंगा, वो एक बार फिर से स्थापित होने जा रही है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार है। सावरकर जी का आज जन्मदिन है और 1966 में मेरे ख्याल से उनकी मौत हुई थी। तो 66 से जोड़िए 34 साल उधर और 25 साल इधर, यानी 39 और 20 59 साल हो गए उनको गुजरे हुए। लेकिन सावरकर को उनके जीते जी क्या ये आज के हिंदूवादी संगठन याद करते थे? जब सावरकर की मौत हुई तो उस समय दीनदयाल उपाध्याय भी थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, एमएस गोलवलकर, तमाम लोग थे। लेकिन एक भी व्यक्ति बता दीजिए जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ हो? कोई नहीं गया था। क्यों? इसलिए नहीं कि उनके अंदर में सावरकर के लिए प्रेम नहीं था। सावरकर के लिए प्रेम था, लेकिन गांधी के हत्यारों का मसीहा, गांधी के हत्यारों के बीच उठने बैठने वाला व्यक्ति, मैं हत्या के षड्यंत्र और इन सब बातों में मैं नहीं जाता क्योंकि वो एक वैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन ये तो सच है ना कि सावरकर का उठना बैठना संबंध उन तमाम लोगों से था जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। तो ये जन दबाव था कि गांधी जी के हत्या से जुड़े लोगों के साथ बीजेपी और हिंदूवादी संगठन अपना संबंध
जाहिर नहीं करना चाहते थे। ठीक वैसे ही जैसे सावरकर गांधी के हत्यारों से अपनी दूरी बनाते थे, इवन कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन लोगों से बात भी नहीं करते थे। ये जो ढोंग सावरकर किया करते थे, वही ढोंग हिंदूवादी संगठन सावरकर के साथ उनके जीते जी कर रहे थे। और अब जब ये नई सदी है, सत्ता में आ गए हैं, सारी चीजें उनके अनुकूल होने लगी है, तो सावरकर महान हो गए, सावरकर पर कसीदे काटे जा रहे हैं। लेकिन जब वक्त था उस समय यही हिंदूवादी संगठन, यही जनसंघ, यही बीजेपी का पूर्व संगठन जनसंघ, आरएसएस, हिंदू महासभा, सब लोग कहां थे? वो आरएसएस ये उनके साथ खड़े नहीं दिखे थे। ये बात बोलना बहुत जरूरी है आज के दिन। तब राहुल गांधी की बात समझ में आएगी, राहुल गांधी क्यों सावरकर को लेकर के इतना बोलते रहे हैं। राहुल गांधी ने आज सावरकर को बोलने से उनका कोई व्यक्तिगत फायदा तो नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। और विचारों की लड़ाई में राहुल गांधी एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ वो तमाम शक्तियां हैं जो सावरकर के ही चरित्र के अनुसार झूठ के साथ खड़े होते हैं। सावरकर ने हमेशा ही दूसरों को उकसाया, खुद वो किसी संघर्ष में शामिल नहीं हुए। जैसा अमेरिका का कैरेक्टर होता है, अमेरिका खुद संघर्ष में शामिल नहीं होता है, दूसरों को उकसाता है। ये दूसरों को आंदोलन करने के लिए उकसाया करते थे, खुद आंदोलन में शामिल नहीं होते थे। ये सारा इतिहास है। अब इसको आज की तारीख से जोड़े तो आज नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया सावरकर को लेकर के। कौन सा पहलू उठाते हैं? वो सिर्फ ये पहलू उठाते हैं कि सावरकर ने जेल में यातनाएं सही। जेल में रहना अपने आप में यातना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जेल में रह करके भी उस यातना पूर्ण स्थिति जो बाकी कैदियों से उसके मुकाबले तो बड़े सुख चैन से थे सावरकर, ये सबको पता है। उनका हेल्थ सुधर रहा था, उनका वजन बढ़ रहा था, ये सारी बातें हैं सबके सामने। तो चलिए, वो जो कर सकते थे वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है वो राष्ट्र के सामने, देश के सामने है। राहुल गांधी को जिस तरह से घेरने की कोशिश लगातार की जाती रही है और ये साबित करने का प्रयास किया जाता रहा है कि राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर हैं, उनके ऊपर 30-32 मामले लगाए गए हैं। ऐसे ऐसे मामले कि राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे तो मैं दूध लेकर जा रहा था और दूध गिर गया तो इससे हमारा नुकसान हो गया जी। ऐसा मामला भी अदालत सुन रहा है, राहुल गांधी की अदालत सुन रही है राहुल गांधी के मामले में। तो हमें तो गजब ये बात ही लगती है अपने आप में सुन करके। इसलिए राहुल गांधी की घेराबंदी चल रही है, मगर राहुल गांधी ने कहा है कि हमें जब चाहे जितना घेर लीजिए, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और एक बात जो हमेशा ध्यान में आती है, जब जब राहुल गांधी कोई बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा लेकर के आते हैं, दृढ़ता दिखाते हैं, उन पर कोई ना कोई मुकदमा या उन पर लंबित मुकदमा का फिर से उसकी शुरुआत, कोई ट्रायल, कोई सीबीआई ईडी का कोई एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ सामने आ जाता है। तो ये उनको दबाने की कोशिश होती है। एक बार फिर से, जबकि अभी पूरे देश में नरेंद्र मोदी एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जब उनसे सवाल बन रहा है कि भाई सीज फायर क्यों किया जी। भाई आज एक ऑपरेशन सिंदूर जिसमें कि सेना अपना पराक्रम दिखा रही थी, उस पराक्रम को क्यों नहीं होने दिया, रोक क्यों दिया, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। तो उस सवाल का जवाब देने से बचने के लिए तमाम तरह के उपक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें अपनी देशभक्ति को दिखाना, आयोजन करना कि हम देशभक्त हैं, आयोजन करना कि हम सेना के साथ हैं, आयोजन करना कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इस तरह की बातें उनको साबित करनी पड़ रही है। जबकि पाकिस्तान से पूछ करके ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के आग्रह पर ऑपरेशन सिंदूर या सीज फायर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर रुका, जिसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया कि वो जारी है। तो पाकिस्तान आपका इतना प्रिय है, ये सवाल फिजा में गूंज रहा है। तो अब मोदी जी को और बीजेपी को ये बताना पड़ रहा है कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं।
इस भाव में उनको राजनीति करनी पड़ रही है। बताना पड़ रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है। उनको विदेश में जाके बोलना पड़ रहा है कि इजराइल गलत है। अब समझिए, आपने थोड़ी देर बहुत इंपॉर्टेंट बात चर्चा की कि मोदी जी की नीति क्या है। आप नीति आयोग को नरेंद्र मोदी से अलग क्यों देखते हैं? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तुर्की से हमें देश को सीखना चाहिए, नीति आयोग कह रहा है, इसका मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं। कल तक तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे ऊपर ड्रोन अटैक कर रहा था और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें तुर्की से सीखना चाहिए। ये बात भी उनका जो डबल स्टैंडर्ड है, जो झूठ है, जो आडंबर है, उसकी ये पोल खोल रहा है। पाकिस्तान पर हमने कहा, इजराइल पर आप पहले की सरकारों का उदाहरण दे रहे हैं कि हमने फिलिस्तीन के लिए क्या क्या नहीं किया। फिलिस्तीन के लिए किया, अरे जब आइंस्टीन ने चिट्ठी लिखी थी महात्मा गांधी को, वही फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर के, तो महात्मा गांधी ने साफ तौर से आइंस्टीन की भी बात मानने से इनकार कर दिया था। वो फिलिस्तीन के साथ तब भी खड़े थे और कांग्रेस की सरकारें और इस बीच जो भी जनता पार्टी और दूसरी सरकारें रही, सबने उस नीति को फॉलो किया। लेकिन मोदी के राज में आकर के ये इजराइल से जाकर के रक्षा सौदा कर रहे थे और रक्षा सौदा में वो पेगासस खरीद करके ला रहे थे, अपने ही नागरिकों की जासूसी करा रहे थे और बदले में इजराइल को अनैतिक समर्थन दे रहे थे। आज उस समर्थन से भी पीछा हटाने का वक्त आ गया, उनको बताना पड़ रहा है। यानी खुद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीति क्या है, वैदेशिक नीति क्या है, उनके ही लोगों को नहीं मालूम। जब निशिकांत दुबे को नहीं मालूम कि इजराइल और फिलिस्तीन पर क्या बोलना है, हमारे मोदी जी क्या बोल रहे हैं, तो देश को क्या मालूम रहेगा। जब नीति आयोग जिसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उसको नहीं मालूम कि तुर्की के खिलाफ अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो हम फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला नीति आयोग कैसे तुर्की की प्रशंसा कर सकता है। पूरा देश ही गडम गड है, कोई विदेशी नीति नहीं है इस देश की। इस हालात में मोदी ने देश को पहुंचा दिया है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप? एक तरफ सावरकर के मामले पे एक नया खुलासा कर रहे हैं यहां राहुल गांधी, क्या बात बहुत दूर तक जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, तुर्की का मामला हो या फिलिस्तीन का मामला हो, निशिकांत दुबे को देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री अपने उसमें हैं। प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे सिक्किम के बाद वो पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल के बाद वो आएंगे बिहार, पटना में क्या कुछ होगा जरा शाकिब जी से भी समझेंगे हम। 32 जगहों पे उनका स्वागत, रोड शो, पूरी तैयारी है पटना में प्रधानमंत्री की। उसके बाद प्रधानमंत्री दूसरे दिन उत्तर प्रदेश जाएंगे, कानपुर जाएंगे और फिर उसके अगले दिन मध्य प्रदेश जाएंगे। पूरा काम और ब्रेकिंग न्यूज आप दे देंगे बीच बीच में जब कभी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री अपने काम पे, अपने दफ्तर में, यानी जिसको पीएमओ कहते हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस। तो ब्रेकिंग न्यूज बड़े बड़े पट्टियों में हम लोग चलाएंगे कि आज प्रधानमंत्री अपने ऑफिस पहुंचे। लेकिन उससे पहले जो हो रहा है उसकी चर्चा अब बहुत इंपॉर्टेंट, कि राहुल गांधी कह रहे हैं और डंके की चोट पे कह रहे हैं। राहुल गांधी को कोर्ट दर कोर्ट जितने भी उनके खिलाफ जो याचिकाएं हैं वो देखिए अब खारिज होती जा रही हैं। कैसे देखा जाए? देखिए, प्रधानमंत्री आपने कहा कि बंगाल, बिहार, सिक्किम, गुजरात, सिक्किम सब जगह जा रहे हैं, लेकिन जहां 26 भारतीय मारे गए आतंकवादियों से पहलगांव, वहां नहीं जा रहे हैं। जहां 27 लोग पाकिस्तान की गोलाबारी मारे गए, वहां नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी उन लोगों से मिले, एक भी परिवार से नरेंद्र मोदी नहीं मिले। तो क्या हम सब समझें इसको कि आप जिन लोगों ने आतंकवाद में अपने परिवार के लोगों को खोया है, उसके प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं है। केवल आप उनकी शहादत पे, उनकी मौत पे वोट बटोरने का काम इधर उधर कर रहे हैं, चुनावी यात्राओं पे आप निकले हुए हैं। लेकिन जरा विदेश नीति की बात हो रही थी, पहले विदेश नीति की बात करता हूँ, फिर राहुल गांधी और सावरकर इन सब पे आता हूँ। विदेश नीति मतलब भारत की विदेश नीति नरेंद्र मोदी के काल में क्या है, ये बहुत बड़ी पहेली है।
इसको कोई अगर सॉल्व कर पाए तो। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज क्या हुआ, आज खबरें क्या आ रही हैं वहां से, अमेरिका से। फिर एक बार ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट अपने ऊपर से लिया है। और कहाँ लिया है? लिखित कोर्ट की सुनवाई के दौरान। अभी आप बात करें तो छोटे मंझोले उद्योगों की तुर्की के मामले पे, अमेरिका के छोटे और मंझोले इंडस्ट्रीज ने ट्रंप को कोर्ट में घसीटा कि टैरिफ की जो इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट की, उसको चुनौती देते हुए। उसके जवाब में ट्रंप प्रशासन ने ये लिखा है कि उनको टैरिफ की विशेष पावर चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने भारत और पाकिस्तान में सीज फायर करवाया। वो न्यूक्लियर वॉर की मुहाने पे खड़े थे। अब आप देखिए क्या विदेश नीति है। अभी शशि थरूर थे, बहुत बड़ा नाम है विदेश नीति में, वो वहां पे थे। तो बड़ा मुश्किल है समझ पाना कि मोदी जी की नीति क्या है। मैं निशिकांत दुबे को गंभीरता से नहीं लेता हूँ, सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से नहीं लेता उनको मोदी जी खुद गंभीरता से नहीं लेते। 4 बार के एमपी मंत्री नहीं बनाया उनको, तो उनकी बात जाने दीजिए आप। लेकिन जो हो रहा है, डेलीगेशन मोदी जी ने भेजे हैं बाहर, उसमें विपक्ष के नेता भी हैं। वो पनामा में दिखाई दे रहे हैं, वो न्यूयॉर्क में दिखाई दे रहे हैं, वो रोम में अभी एक डेलीगेशन पहुंचा है रविशंकर प्रसाद जी के साथ। एक माइक आपको दिखाई देगा वहां पे एएनआई का। बिल्कुल, एएनआई ही इनको हवाई अड्डों पर रिसीव कर रहा है, इनकी बैठकें दूतावास में हो रही हैं और एएनआई ही इनकी रिपोर्ट कर रहा है। तो ये जो चल रहा है कि तू मेरा पंथ मैं तेरा निराला, ये विदेश नीति है। आपस में ही चल रहा है सब मामला। आपकी किसी एक विदेशी, किसी मेजबान देश के मीडिया में कोई खबर आई? आमतौर पर मैं रोज नहीं पढ़ता हूं, लेकिन आजकल मैं रोज न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ता हूं। कहीं तो एक छोटी सी खबर आ जाए? कहीं नहीं। सब्सक्रिप्शन लिया उसका मैंने, ये पढ़ने के लिए। तो सवाल ये कि कि कहीं कोई आपको मीडिया कवर नहीं कर रहा है, कोई सरकारी व्यक्ति आपसे मिल नहीं रहा है। एक भी बयान पाकिस्तान के विरोध में आप नहीं दिलवा पाए, ना भारत के पक्ष में दिलवा पाए। तो ये जो 11 साल से डंका बज रहा था गोदी मीडिया में विदेश नीति का, वो डंका कहाँ है? अब मेरा तो आग्रह होगा कि विपक्षी नेता गए हैं, इसमें कुछ नेता बड़े क्रेडिबल नेता हैं, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उनका अपनी क्रेडिबिलिटी है। तो वो लोग भी अगर गए हैं ऐसे लोग, तो उनको लौट के बताना चाहिए देश में कि उन्होंने क्या महसूस किया भारत कि कितना विदेश नीति का वजन है, कितना काम हुआ है विदेश मंत्रालय का। तो कहीं कोई का काम नहीं हुआ है, कुछ भी आपको विजिबल इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और इतनी खराब विदेश नीति और इतना जिसको मैं कहूँ कि ह्यूमिलिएटिंग, कि आपके 60 एमपी विदेशों में हैं, अलग अलग देशों में, उनको कोई रिसीव नहीं कर रहा है, उनको कोई मिल नहीं रहा उनसे, उनको वहाँ का मीडिया कवर नहीं कर रहा है। अगर एएनआई को ही कवर करना था तो यहीं कर लेते, प्रेस क्लब में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, पार्लियामेंट की एनेक्सी में, यहीं प्रोग्राम कर लेते। एएनआई को भी क्यों खर्चा करवाया उतना वहां पे जाने का। दूसरी बात तो बात चल रही है कि राहुल गांधी की, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, केवल राहुल गांधी का मामला नहीं है, ये अदालतों को ढाल बना के भारत के लोकतंत्र के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर आरएसएस बीजेपी चला रही है। जितने भी कंप्लेनेंट हैं, जितनी भी कंप्लेंट, इनकी मोडस ऑपरेंडी देखिए, इनकी टैक्टिक्स देखिए, पीछे कोई ना कोई आरएसएस बीजेपी का व्यक्ति होता है। अभी राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया वो गोडसे के खानदान से हैं। सवाल यही है, अली महमूदाबाद कौन था कंप्लेनेंट? बीजेपी का व्यक्ति। कहीं भी आप देखिए, पत्रकारों के खिलाफ, मुस्लिम नेताओं के खिलाफ,
क्रिश्चियंस के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है कि एक कोई बीजेपी आरएसएस का कोई वर्कर पुलिस में तहरीर देता है कि ये कन्वर्जन करा रहे थे, फिर वो पुलिस हरकत में आती है, केस दर्ज करती है, गिरफ्तारी होती है कि ये कन्वर्जन करा रहे, पेस्टर या प्रीस्ट को बंद करते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे बजरंग दल या हिंदूवादी संगठन जाके चर्च में हंगामा करते हैं। पूरा एक सिलसिला है जो चल रहा है। तो पूरा, चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के एक्टिविस्ट हों, लेखक हों, पत्रकार हों, कॉमेडियन हों, आप देखिए कि जो तरीका है कि कोर्ट को ढाल बना के लोकतंत्र के पक्ष में जो भी आवाजें खड़ी हो रही हैं उनको आप फंसाओ मुकदमों में। ये कोर्ट को इस बात को संज्ञान लेना चाहिए और इसकी स्टडीज होनी चाहिए कि कितने ऐसे मामले पिछले 4-5 सालों में आए हैं जिसमें बीजेपी के नेताओं, आरएसएस के वर्कर्स ने कंप्लेंट किया और कोर्ट में मामले गए। तो आप देखिएगा कि लगभग 90 से 100% तक आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो ये एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कि कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र की आवाज उठाए उसको कोर्ट के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से आप फंसा दो। और ये अधिकांश मामले वही होते हैं जहां बीजेपी शासित सरकारें हैं। जी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि देखिए, जो कल एक बयान आया, हम लोगों ने भी चलाया, मोदी जी ये कह रहे हैं कि स्वदेशी खरीदो। ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है उनका कि स्वदेशी खरीदो। उनको गणेश जी की आंखें छोटी दिखाई दे रही हैं। बहुत नस्लवादी बयान था वो, कल भी मैंने कहा इस बात को लेकर कि चीन से आ रहा है। उसकी डिटेल में नहीं जाते, कल हम लोगों ने चर्चा की। लेकिन क्यों स्वदेशी का अभी क्यों आ गया मामला? राजीव जी, 2014 में आरएसएस का हम लोग जानते हैं कि 2 बड़े प्रैंक हैं उनके। एक मुस्लिम और ईसाई के खिलाफ उनका अभियान है जी, मनुवाद है, और दूसरा उनका जो है वो स्वदेशी वाला मामला था। 2014 में मोदी जी ने डील किया है कि हम कॉरपोरेट की मदद से आ रहे हैं, स्वदेशी का मामला धीमा कीजिए, हिंदू मुसलमान चलाइए। स्वदेशी के मामले पे आरएसएस पीछे गई, वो मुद्दे उठाना छोड़ दी क्योंकि मोदी जी कॉरपोरेट की मदद से, कॉरपोरेट के मीडिया की मदद से आगे बढ़ रहे थे और अभी भी जमे हुए हैं। अब क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? उनको फीडबैक है कि हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं चल रहा है। जिस तरीके से पुलवामा के बाद, वो पुलवामा कह रहा हूँ, पहलगाम के बाद रिश्तेदारों ने, जो लोग मारे गए, उन्होंने कश्मीरियों की तारीफ की। वो हिंदू मुसलमान करने की बड़ी कोशिश की गई, नहीं हो पाया। हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं चल पा रहा है, इसलिए अब स्वदेशी को एक नया, जो राष्ट्रवाद में एक नया एलिमेंट जो आरएसएस से छुड़वाया था, उस पे मोदी जी आ रहे हैं। इस पे ध्यान देना चाहिए। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा शाकिब जी आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, फिर सुनील जी के पास आता हूं। शाकिब जी, कैसे आप देखते हैं, एक तरफ राहुल गांधी को लेकर जो बातें होती रहती हैं और विपक्ष का बड़ा नेता है, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनको अगर डाउन किया जाए तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए आसान हो जाएगा रास्ता। लेकिन राहुल गांधी अपनी राह पे चल रहे हैं। सावरकर के मामले में आपने देख लिया कि राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने आज पुणे कोर्ट में साफ साफ लिखित में दिया है कि जो मेरे खिलाफ जिसने याचिका दायर की है, और ये कहते हुए कि मैंने सावरकर का अपमान किया, वो खुद नाथूराम गोडसे का वंशज है, और अगर नाथूराम गोडसे का वंशज है तो ये अपमान वाली बात जो है, ये केस कहीं और चला जाता है। इस पे अभी और भी बातें आएंगी। लेकिन एक तो ये है शाकिब जी, इस पर भी आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा। दूसरा, नरेंद्र मोदी को कितनी उम्मीदें हैं? कल जब वो पहुँच रहे हैं पटना, तो कितनी उम्मीदों के साथ पहुँच रहे हैं, इसलिए वो तो नरेंद्र मोदी के दिमाग में होगा, उनकी पार्टी का होगा। आप कहेंगे कि मैं कहां से बताऊं, लेकिन सड़कों पे क्या कुछ दिखाई दे रहा है,
और एक यूट्यूबर से बीजेपी का बना हुआ मनीष कश्यप शायद नाम है, उसने तो अपील कर दी कि प्रधानमंत्री के, वो बीजेपी का है, बीजेपी का मेंबर है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में मत आए। मनोज तिवारी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी जहां तक मुझे याद है। आपकी टिप्पणी। राजीव भाई, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। मनीष कश्यप के बारे में एक लाइन में बता देता हूं। असल में मनीष कश्यप को अभी पटना के पीएमसीएच में डॉक्टरों ने ढूंढ दिया है और उसको ये उम्मीद थी कि भाजपा के कोई बड़े नेता आएंगे उसको देखने, उसकी आयादत करने, उसका कुशल क्षेम पूछने। वो आए नहीं, अब वो एकदम खिसियाया हुआ बैठा हुआ है। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जिसने बिहार में बैठ करके तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हिंसा का एक फेक वीडियो बना करके वायरल किया था और उस मामले में उस पर मुकदमा चल रहा है और उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। सवर्ण समाज से आता है, भूमियार वर्ग का है, भूमियारों का अच्छा समर्थन भी उसको मिल जाता है, तो ये वो बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। मैं बिहार में नरेंद्र मोदी जी की सभा, सबसे पहले राहुल गांधी जी के बारे में, प्रेम सर जो कह रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर के, देखिए राहुल गांधी एक अकेला व्यक्ति है जो, मतलब इस वक्त अकेला एक विपक्ष का व्यक्ति राहुल गांधी है जिसको नरेंद्र मोदी आज तक बो डाउन नहीं कर पाए। खरबों रुपए फूंक दिए गए राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए, उसके बावजूद राहुल गांधी आज अगर स्टेट्समैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं तो मोदी जी को लगता है कि ये उनकी एक तरह से मनोवैज्ञानिक हार है और टैक्टिकल हार है। एक पप्पू साबित करने के लिए राहुल गांधी को उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किया, लेकिन जनता ने आज राहुल गांधी को जिस तरह सीरियसली लेना शुरू किया है और पिछले कुछ सालों में जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं, उन तमाम बातों को जनता ने बाद में प्रैक्टिकल होते हुए देखा है। राहुल गांधी ने कहा था कि नोटबंदी विभाजन बहुत खतरनाक साबित होगी इस देश के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। आज जनता महसूस करती है कि नोटबंदी वाकई एक बहुत जो है गंभीर जो है संकट देश की अर्थव्यवस्था के लिए खड़ा करके गया है। राहुल गांधी ने कहा था कि कृषि कानून आपको वापस लेना पड़ेगा हर हाल में, मोदी जी को कृषि कानून वापस लेना पड़ा। राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, आज मोदी जी उसकी बात कर रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो अब चूंकि जनता राहुल गांधी को सीरियस लेने लगी है इसलिए, और राहुल गांधी के ऊपर तो अभी आप देखिए कि बिहार में कार्यक्रम नहीं, अनुमति नहीं मिली, उसके बाद उनके ऊपर में लहरियासराय थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया। राहुल गांधी ने कहा ये तो मेरे लिए मेडल है, 30-32 मुकदमे हैं, ये भी झेल लूंगा। और प्रेम सर जैसा कि बता रहे थे कि कितना हास्यास्पद है कि राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और मैं जा रहा था, दूध गिर गया, उसका एक मुकदमा, जैसे आजम खान के ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा है। आजम खान के ऊपर बकरी चोरी का दूध गिर गया वाला जो केस है वो बेगूसराय में किया गया है, जहां तक जी बिल्कुल वो बिहार का ही है, मैं ये कह रहा हूं। तो देखिए कि और आजम खान जैसे आदमी के लिए बकरी चोरी का मुकदमा है, मतलब ये कितना हास्यास्पद लगता है अपने आप में सुन करके। तो राहुल गांधी से कोई डरे ना डरे, नरेंद्र मोदी डरते हैं। ये अलग बात है कि वो 56 इंची वाले हैं, वो वैसे कैसे बता देंगे कि भाई राहुल गांधी पप्पू हैं और हम उनसे डरते नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, मतलब उनके पूरे प्रवक्ता, पूरा मतलब जितना बड़ा सांसद दल है उनका, संसदीय दल है, वो राज्यसभा के जितने सांसद हैं, मंत्री, छुटभैये नेता से लेकर के प्रधानमंत्री तक राहुल गांधी को टारगेट पर लिए रहते हैं। उसके बावजूद कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है, राहुल गांधी पप्पू हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा मज़ाका खेज और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात अब बिहार की कर लेते हैं। बिहार में सर देखिए, बिहार में इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तिरंगा यात्रा निकाली, उसमें इनको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला। इनको लगा कि बहुत बड़ा एक मास जो है वो आएगा, उनके साथ जुड़ेगा तिरंगा यात्रा में, लेकिन 100, 200, 250 की संख्या में हर जगह लोग दिखते रहे उनको। जो भाजपा के वर्कर थे, खुद भाजपा के वर्कर थे, उससे एक आम जनता उनसे नहीं जुड़ पाई उनके तिरंगा यात्रा में। अब इन्होंने एक नया शुरू किया कि वो सिंदूर बांटेंगे। कल वाला जो इवेंट है इनका, पटना में जो इनका रोड शो है, 45 मिनट का रोड शो रखा गया है। एयरपोर्ट से लेकर भाजपा कार्यालय तक आने में उनको 45 मिनट लगेंगे, इतना टाइम तय किया गया है। 32 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर उनके ऊपर में फूलों की बरसात करवाई जाएगी और ये तमाम चीजें। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कल डीएम साहब सिवान सारण के इम्तियाज अली के परिवार को फोन कर दें कि आप पटना आ जाइए और आकर के मोदी जी पर फूल छींटिए, जैसा कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को गुजरात में बुलाया गया। और बाद में उनके परिवार ने कहा कि कलेक्टर साहब का फोन आया था कि नरेंद्र मोदी जी का रोड शो है, आप आकर के फूल फेंकिए उनके ऊपर में। तो बिहार के 5-6 शहीद हैं, उनके परिवारों को कहीं बुला न लिया जाए कि भाई आप भी आकर के मोदी जी के ऊपर वो फूल बरसाइए। सबसे गौर करने वाली बात यह है राजीव भाई कि उनकी सभा जहां होनी है
विक्रमगंज में, रोहतास जिले के विक्रमगंज में जो उनकी सभा होनी है, दरअसल वो पूरा बेल्ट जो है, शाहाबाद और मगध का जो बेल्ट है, वो सवर्णों का बेल्ट है या तो, और अति पिछड़ों में कुशवाहा बाहुल एरिया है, जिसमें इंडिया गठबंधन ने पिछले चुनाव में बहुत बड़ा डेंट लगाया है। हेलो, जी आवाज जी आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए प्लीज, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज अपनी बात रखिए जी। तो वो असल में इनको ये लग रहा है कि शाहाबाद और मगध का जो एरिया है उसमें देखिए आप, आरा है, बक्सर है, काराकाट है, औरंगाबाद है, ये तमाम लोकसभा के क्षेत्र आते हैं और इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में इन सब सीटों पर जीत मिली है। आरा में भी माले जीता है, काराकाट में भी माले जीता है, औरंगाबाद में आरजेडी जीती है, अभय कुशवाहा जीते हैं वहां से, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में चुनाव हार गए हैं, इनके बड़े बड़े दिग्गज जो है सुनील सिंह औरंगाबाद में चुनाव हार गए। ये सवर्ण बाहुल इलाका है और कुशवाहा बाहुल इलाका है, तो इनको ये डर लग रहा है कि सवर्णों पर तो ये अपना कॉपीराइट फिलहाल मान के चल रहे हैं कि सवर्ण तो इधर उधर कहीं जाने वाले हैं नहीं। सवर्णों को का जो वोट है इनको लोकसभा चुनाव में उस इलाके में नहीं मिला है जिसकी खुल करके मुखालफत जो है वो उनके पूर्व सांसद आर के सिंह राजपूत समाज से आते हैं, वो हार गए। इधर आपको औरंगाबाद में सुनील सिंह राजपूत समाज से आते हैं, वो हार गए। बक्सर में मृत्युंजय तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो हार गए। तो ये इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक बड़ी टेंशन की स्थिति है कि ये वाला जो बेल्ट है पूरा, इसमें हमारी पोजीशन कमजोर है। तो इसको यहां विक्रमगंज को इसीलिए चुना गया है, रोहतास जिले के, कि यहां से इन चारों इलाकों में, ये शाहाबाद और मगध वाला इलाका, यहां एक मैसेज दिया जाए। और वहां पर भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान को लेकर के कोई सी ग्रेड फिल्म का डायलॉग बोला जाएगा। ये तमाम कवायद यहां पर चल रही है। लेकिन उसके इतर जो कुछ अंदर खाने चल रहा है राजीव भाई, अंदर खाने ये चल रहा है कि नीतीश कुमार जी ने दिल्ली में एनडीए की बैठक के बीच से वो निकल गए, हम सबको पता है। गोदी मीडिया ने उसको चलाया नहीं, गोदी मीडिया के अखबारों ने उसको कवर नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने उससे पहले आप देखेंगे उस मीटिंग से, जिस मीटिंग से नीतीश कुमार बाहर निकल के आ रहे हैं, उससे पहले एक 8 सेकंड की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है। उस वीडियो क्लिप में साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को नीतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं और मोदी जी उनको नोटिस नहीं कर रहे हैं। वो सम्राट चौधरी की तरफ मुखातिब है। वो क्लिप, उसमें ऑडियो नहीं है, लेकिन वो क्लिप बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि देखिए, लास्ट जब उन्होंने जदयू के नेताओं की मीटिंग की थी पटना में, नीतीश कुमार जी ने अपने आवास पर, तो सीट शेयरिंग का मामला जो है वो ललन सिंह और संजय झा के हवाले किया गया था कि आप इसको हैंडल करेंगे, हम सीट शेयरिंग के टेबल पर नहीं बैठेंगे। लेकिन इनको लगने लगा कि ये संजय झा और ललन सिंह से ये काम होगा नहीं। तो लोगों का ये कयास है कि वो नरेंद्र मोदी जी को नीतीश जी असल में वही समझा रहे हैं कि आप पहले सीट क्लियर कीजिए हमारी, एनडीए मुख्यमंत्रियों के सामने हमको मेरी पोजीशन क्लियर कीजिए कि बिहार का सीएम मैं हूं, नेक्स्ट सीएम भी मैं रहूंगा और मेरी सीट इतनी होगी। उसको अनसुना कर दिया इन्होंने, और उसी का ये था शायद नतीजा है कि नरेंद्र मोदी जी वहां, माफ कीजिएगा, नीतीश जी 7-8 मिनट में उस मीटिंग से निकल गए। और आप देखेंगे उस मीटिंग से जब नीतीश जी निकलते हैं तो बिहार के जो भाजपा प्रभारी है विनोद तावड़े, वो उनके पीछे आते हैं, संजय मयूख पीछे आते हैं, ललन सिंह नहीं आते, ललन सिंह मीटिंग में बैठे रहते हैं। तो इस बात को लेकर के नीतीश जी भी आश्वस्त हो चुके हैं कि ललन सिंह और संजय झा कहीं ना कहीं उनकी मदद करने या उनकी जो बार्गेनिंग पावर है या जो उनकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उसकी एक अलग टेंशन है। और कल को लेकर के बहुत स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आपको विक्रमगंज के मंच से घोषणा कर देनी है, अन्यथा 10 जून तक हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। और अगर 10 जून तक आपको नीतीश जी राजभवन जाते हुए दिखाई दे जाएं तो इसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। यहां तक खबरें चल रही हैं कि इनको हर हाल में इस दौरे में, क्योंकि देखिए नीतीश जी का जो कोर वोटर है, अति पिछड़ा वोटर और महादलित वोटर है, उसके बीच में यह मैसेज जाना शुरू हो गया है कि नीतीश जी इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की तरफ फोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश जी को इसकी चिंता है कि अगर मेरा फेस डिक्लेयर नहीं किया गया या हमको इंश्योर नहीं किया गया तो हम ये मैसेज अपने लोगों को नहीं दे पाएंगे कि आई विल बी द सीएम। तो ये जो है अति पिछड़ा वोट जो, और तेजस्वी यादव अति पिछड़े वोट पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। और जी, कांग्रेस की तरफ से डिटेल उसमें आएंगे, हम लोग लगातार बात करेंगे शाकिब जी उस पे। लेकिन आपकी बातों से ये साफ समझ में आ रहा है कि कल का जो दौरा, कल पटना पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी, बहुत परेशानियों के साथ, बहुत टेंशन के साथ वो पहुंच रहे हैं। भले बाहर कुछ भी हो, 32 जगहें बनाई गई हो उनके स्वागत के लिए, रोड शो करें, सब कुछ करें, ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और उसी बीच कल ही बॉर्डर एरिया में अलग अलग राज्यों में, 4 राज्यों में मॉक ड्रिल करने का प्लान भी ऑलरेडी फाइनल हो चुका है और उसकी घोषणा हो चुकी है, पंजाब को छोड़ के, जहां 3 तारीख को होना है। मतलब हर तरह से पाकिस्तान को
यहां भुनाने की कोशिश होगी, ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश होगी। लेकिन इन सब कोशिशों के बीच आना चाहता हूं जरा सुनील जी आपके पास जल्दी से। सुनील जी, इन कोशिशों के बीच सबसे बड़ी चीज, राहुल गांधी को कोर्ट में बनारस जो संसदीय क्षेत्र है वहां भगवान राम के नाम पर जो भी टिप्पणी राहुल गांधी की थी उस याचिका को एक तरफ से खारिज, दूसरी तरफ चलिए वो छोटी मोटी याचिकाएं लगती रहती हैं जो कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा कह दिया, दूध गिर गया और मुझे इतना नुकसान हो गया। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात, समन ट्रायल चलाने की बात उन्होंने कही थी एमपी एमएलए कोर्ट पुणे में, और वहां पर जो उन्होंने राहुल गांधी ने सत्यकी सावरकर के बारे में कहा है वो बड़ा दिलचस्प है जरा उससे। और वो भी सत्यकी सावरकर की मां जो हैं वो गोपाल गोडसे की बेटी और नाथूराम गोडसे की भतीजी, यानी गोडसे का खानदान खून यहां वो भी है। और इस बात को किस ढंग से साबित करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि यहां कह के एक बात तो एक्सपोज कर चुके हैं कि यह मामला कहीं ना कहीं उसी उग्र हिंदुत्व की ओर जा रहा है जिसने महात्मा गांधी की जान ली थी। क्या उस दिशा में लेके जाने की कोशिश है? और अगर ऐसा है तो फिर यहां तो नफरत की खेती जो हो रही है वहां पर राहुल गांधी उन चीजों को अब उस दिशा में जा रहे हैं जहां इन बातों को एक्सपोज कर पाए। पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे दिखाई दे रहा है। सुनील शुक्ला, ये माना जाए? धन्यवाद राजीव जी। ये वीर सावरकर के मुकदमे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या दक्षिणपंथी ताकतों ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपनी चीजों को चुस्त दुरुस्त नहीं किया। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं पुणे की विशेष अदालत में वो जायज है, तथ्यपरक है। अगर आप अपने आप को वीर सावरकर के पैतृक पक्ष की ओर से उसके प्रतिनिधि मानते हैं, उनको उत्तराधिकारी मानते हैं, तो निश्चित रूप से आपके ननिहाल पक्ष का भी उल्लेख होगा जिसको आप जाहिर नहीं करने देना चाहते। तो आपके जाहिर न करने देने से तो चीजें छुप नहीं जाएंगी, वो संभव नहीं है। अब ये बात आ गई कि सत्यकी सावरकर की मां गोपाल गोडसे की बेटी और गोपाल गोडसे नाथूराम गोडसे के सगे भाई हैं जी। इस तथ्य को कुछ छुपा तो नहीं सकता ना। नहीं। अब यह तथ्य यह है, जब आ गया न्यायालय ने भी कहा कि इनका प्रतिवाद कीजिए आप, न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट किया और सत्यकी सावरकर से कहा कि जो दावे राहुल गांधी ने अपने इस प्रत्युत्तर में कहे हैं उसके बारे में अपना काउंटर दीजिए आप। तो क्या इनकार कर देंगे कि मेरी मां गोपाल गोडसे की बेटी नहीं थी? सवाल इस बात का। और नाथूराम गोडसे का जो लांछन है उससे यह भारतीय जनता पार्टी या तत्कालीन जनसंघ या संघ के लोग कितने घबराते रहे हैं, जिसका उल्लेख किया प्रेम कुमार जी ने कि सावरकर के अंतिम संस्कार में भी नेता शामिल नहीं जी। ये खुले रूप से कभी भी सावरकर के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई पड़े। सावरकर के किन ने जो बातें कही, सावरकर ने चाहे बीफ के बारे में कही हो, चाहे उन्होंने मुसलमान और क्रिश्चियंस के बारे में कही हो, मुसलमान महिलाओं के बारे में जो उन्होंने बातें कही हैं, ये तमाम चीजें तथ्यपरक है, इतिहासकारों ने उसका उल्लेख किया है। राहुल गांधी ने सभी चीजें खुल करके सामने रख दी। राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर के पूरी तरह से उनका नजरिया साफ था। उन्होंने कभी अपने आप को छिपाया नहीं और कभी भी दो तरह की बातें नहीं की। उनका जो वीर सावरकर के बारे में उनकी राय रही है वो सबके सामने इसको प्रकट करते रहे। संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सावरकर के बारे में दो रुख अख्तियार किया। आज उनके पास कोई ऐसा उनके योद्धा नहीं है जिसको लेकर के उसकी चर्चा कर ले, तो वीर सावरकर को स्थापित करने में लगे हुए हैं। ये वही वीर सावरकर हैं जिनके साथ कभी भी जब ये महात्मा गांधी हत्याकांड का ट्रायल चल रहा था तो उनके निधन के बाद भी, निधन के अवसर पर भी इन लोगों ने उनके साथ जुड़ने की कोशिश नहीं की, दिखाने उनके साथ खड़े होने का भी कोई दिखावा तक नहीं किया। अब यह जब खुलासा होगा, लोगों के बीच में बात आएगी कि जो सत्यकी सावरकर अपनी बात कर रहे हैं वह नाथूराम गोडसे के परिवार से उनका ननिहाल बनता है। ये बड़ा सवाल है। महात्मा गांधी को लेकर के, महात्मा गांधी का विरोध करने की ताकत तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के किसी नेता ने नहीं कर पाए। सार्वजनिक रूप से भी कहते हैं कि मैं गांधी ही मेरे आदर्श है। गांधी के सामने सर झुकाना इनकी मजबूरी हो जाती है अपने तमाम राजनीतिक विरोधों के बावजूद। और ये जो राहुल गांधी खुलासे कर रहे हैं ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। फिर आप देश के बंटवारे की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया।
देश के बंटवारे को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के सावरकर साहब की क्या राय रही है, इसका भी उल्लेख किया है राहुल गांधी ने अपने पत्र में, अपने जवाब में कोर्ट के, कि कौन किस तरह की बात करते रहे हैं और उनकी राय मोहम्मद अली जिन्ना के साथ किस तरह से मिलते जुलते रहे हैं, किस तरह की नजदीकियां इनके उनके साथ रही हैं। तो गांधी हत्याकांड से लेकर के देश के बंटवारे तक के बारे में जो एक तरह का एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग कांग्रेस को लेकर के बनाते रहे हैं, ये पूरा का पूरा मामला उलटता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अदालती कागजात है ये कोई ऐसे नहीं है किसी ने कोई मैथोलॉजी से आप लेकर के आए हैं, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, सबके सामने है। इन तथ्यों का आप खंडन नहीं कर सकते। इसी बात को राहुल गांधी बार बार कहते रहे, इसी इन सभी संदर्भों से भारतीय जनता पार्टी के लोग बचने का प्रयास करते रहे। और वीर सावरकर के बारे में तरह तरह के उनके अंडमान जेल में रहे, क्या रहे, ठीक है, उनके संघर्ष से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन यह भी एक पक्ष रहा, उसको भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उस पक्ष से, उन तथ्यों से आप अपनी दूरी नहीं बना सकते। मेरा अपना ये मानना है कि वीर सावरकर के इस मुद्दे को लेकर के जो राहुल गांधी अपने बातों को रख रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच में एक बड़ा सवाल पैदा करेगा। उन लोगों के मन में भी सवाल पैदा करेगा जो भारतीय जनता पार्टी के मिस इन्फॉर्मेशन के कारण तरह तरह के उनके बीच बातें कही जाती रही हैं और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जाती रही वीर सावरकर को लेकर के। राहुल गांधी ने जो कहा कि हम सावरकर नहीं है, माफी नहीं मांगे, क्यों नहीं माफी मांगेंगे, अब वो तमाम बातें उन्होंने कहनी शुरू कर दी है जब ये अदालत में मामला आया। और अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा, वहां तो पॉलिटिकल नैरेटिव चलेगा नहीं, वहां तो तथ्यों पे आपको बात करनी पड़ेगी। और अदालत ने इनकी बातों को स्वीकार कर लिया। इस क्रम में बीजेपी की सबसे बड़ी बेचैनी यह है कि वो उसका जो राष्ट्रवाद का नारा है वो चल नहीं पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, पहलगांव की घटनाक्रम के नाम पर उन्होंने बड़े प्रयास किए, तरह तरह की बातें की, लेकिन वो लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब यह सवाल पूछा जाने लगा है कि आखिर पहलगांव की घटना हुई क्यों, और अगर हम पाकिस्तान के साथ संघर्ष में गए तो संघर्ष का हासिल क्या है। आपने संघर्ष विराम किन स्थितियों में किया, क्यों कि संघर्ष विराम को लेकर के सवाल पूछे जाने चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सिखाया है, यह ज्ञान भारतीय जनता पार्टी का है। 1948 के संघर्ष विराम को लेकर के आज के केंद्रीय गृह मंत्री जी ने सवाल पैदा किए और कहे कि वह युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, वो संघर्ष विराम नहीं होना चाहिए था। अगर संघर्ष विराम नहीं हुआ होता तो पाक अधिकृत कश्मीर नहीं होता, पूरा कश्मीर हमारा होता। अगर 1948 का संघर्ष विराम आलोचना का विषय हो सकता है तो 2025 का यह संघर्ष विराम आलोचना का विषय क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि आखिर आपने संघर्ष विराम क्यों किया, किसके हस्तक्षेप से किया, किस तरह के आश्वासन से आपने किया, किन लोगों ने आपका आश्वासन दिया, जिन बातों को लेकर के, जिस मंतव्य को लेकर के आपने ये संघर्ष शुरू किया था, उसमें आपने आप क्या हासिल कर पाए। तरह इतने बड़े सवाल हैं। इन सवालों के बीच एक आर्टिफिशियल राष्ट्रवाद का नारा, एक फर्जी टाइप का राष्ट्रवाद का माहौल नहीं बना सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि 26 लोग पहलगांव में क्यों मारे गए, यह नरसंहार क्यों हो गया, ये चूक किसकी है और इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है। इस जवाबदेही से आप नहीं बच सकते हैं। केवल नारे लगा देने से ये बात नहीं बनने वाली है कि आप कुछ भी कर दीजिए और रोड शो में कुछ कर लाइए। और अब ये जो बातें और भी सामने आ रही हैं कि सैनिकों के परिवारों को कहा जा रहा है कि आप आकर के प्रधानमंत्री पे फूल बरसाइए, ये तो कभी नहीं हुआ, किसी इस देश के किसी राजनेता ने नहीं किया। अति लोकप्रिय और अति अलोकप्रिय किसी नेता ने काम नहीं किया। सेना की पीठ पे सवार होकर के जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का तरीका हो गया, इस पूरी तरह से इसका खुलासा होता दिखाई दे रहा। आप सैनिकों को निभाने के लिए, सेना के बीच में अपनी दखल बढ़ाने के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का इन्होंने नारा दिया। क्या स्थिति है उसकी? किस कोने में उसका विरोध नहीं हो रहा है? किस तरह का संतोष लोगों के बीच में नहीं है? यह कि उस संतोष की चर्चा आज का मीडिया नहीं करता, उसको भी आपने कुछ नहीं किया। ये अग्निवीर योजना ला करके आपने किस तरह की ताकत प्रदान कर दी सेना को, वो बड़ा सवाल है। इन सैनिकों के साथ जिन्होंने शहादत दी, उन परिवारों के साथ आपका रवैया क्या है जी? जिन लोगों का जिन लोग हताहत हुए इस पूरे घटनाक्रम में, चाहे संघर्ष के दौरान, चाहे जिस कारण से संघर्ष पैदा हुआ पहलगांव की घटना के कारण, उन लोगों के बीच में आपने क्या किया? इस सरकार के दौरान आप कहते हैं कि पूरी की पूरी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ होनी भी चाहिए, लेकिन क्या उड़ी की घटना आतंकवादी घटना नहीं थी?
पुलवामा की घटना के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसका आज तक का हासिल क्या है? कौन सी जांच पड़ताल हुई? ये उड़ी में आतंकी घटना करने वाले कौन थे, उनके बारे में कौन सी जानकारी है? ये जो पठानकोट में जो आतंकी घटना हुई उसके बारे में क्या हुआ? क्या कोई तथ्य इस देश के सामने है? और इन तथ्यों की जवाबदेही के बगैर आप राष्ट्रवाद का नारा ही बना लेंगे। और अगर यह राष्ट्रवाद का नारा आपका इतना ही प्रभावी होता तो एक जगह जगह जो रोड शो हो रहा है वो उसी राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद करने की कोशिश है, लेकिन वो सफल होता हो नहीं दिख रहा है। आप भले फूल बरसा लीजिए, लेकिन अगर आप अपने इन सवालों के जवाब आप नहीं देंगे तो चाहे आप कोई भी उपक्रम कर लीजिए, चाहे विदेशों में आप शिष्टमंडल भेज लीजिए, चाहे आप जगह जगह रोड शोज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसका असर नहीं पड़ने वाला। और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि हालांकि मैं साकिब साहब की बात से असहमत हूं कि नीतीश कुमार जी छोड़ देंगे। नीतीश कुमार जी कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के रहने से जो एनडीए को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का समर्थक उनको छोड़ के जा चुका है। नीतीश कुमार के एक समर्थक वर्ग गुड गवर्नेंस के नाम पर उनके साथ रहा, वो खत्म हो गया, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, और अति पिछड़े अति दलित के नाम पर जिन्होंने एक समर्थक वर्ग तैयार किया था वो उनसे बिखर गया। क्योंकि आरक्षण का सवाल हो, उनको मुख्य धारा में लाने का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, उस किसी मसले पर नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार इस सरकार के खिलाफ नजर नहीं आई, कभी किसी मौके पर नहीं बोली, चाहे दलितों का उत्पीड़न का मुद्दा रहा हो, चाहे ऐसा कोई विषय रहा हो। और इसलिए पिछले जितने लगभग 20 साल से अधिक समय से नीतीश कुमार जी और कुछ समय को छोड़ करके बीजेपी को हटा दिया जाए तो बीजेपी इनके साथ रहे, मिला क्या बिहार? जो बिहार का विषय था, जो उसका विकास का मुद्दा था, पलायन का विषय था, कृषि का सवाल था, आधारभूत संरचनाओं का मुद्दा था, उद्योग के विकास का था मुद्दा था, उत्पादन का सवाल था, कनेक्टिविटीज के इशू थे, वो क्या हुआ, किस मामले में गया? तो मेरा अपना मानना यह है कि बिहार के चुनाव में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नारे को कमजोर होता देखकर या उसके प्रभाव को घटते प्रभाव के कारण ये बेचैनी है बीजेपी में, और इस कारण से मोदी जी लगातार इस नारे को बुलंद करने में लगे हुए हैं। मैं मानता हूं कि जिन वायदों के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार में गई थी, जिसका कारण उसको समर्थन मिला था, वो कोई भी चीज वहां पूरी नहीं हुई, और हिंदुत्व का नारा तो कतई वहां चलने वाला नहीं। वहां सामाजिक न्याय का मसला, सामाजिक सशक्तिकरण का विषय गंभीर है, और युवाओं में रोजगार और उद्योग, ये दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों मुद्दों पर नीतीश कुमार जी और बीजेपी दोनों विफल है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन सब पे और बार बार मैं कह रहा हूं कि बिहार पे बहुत कुछ हम लोग बात करेंगे। कल नरेंद्र मोदी बिहार में रहेंगे और वहां देखेंगे, और जो बात कह रहे थे शाकिब जी की, हो सकता है कि कुछ वैसा ही कुछ भाषण दें जैसा भाषण उन्होंने बीकानेर में दिया और उसके बाद गुजरात में दिया, और वैसे ही कुछ भाषण वहां भी दें, और कोशिश करें कि फिर सेंटर पॉइंट में नरेंद्र मोदी रहें और इधर पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर की बात बार बार हो। लेकिन इन सब के बीच पैरेलली 2-3 अलग अलग घटनाक्रम, और इन सब में एक तरफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, MP MLA कोर्ट, अलग अलग जगहों पे राहुल गांधी की अलग अलग याचिकाएं, उन सब पे बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर डेलीगेशन जो है वो विदेश में है, और जो भारतीय डेलीगेशन गया हुआ है 7 अलग अलग टीमें गई हुई हैं। ये अलग अलग टीमें क्या कर रही हैं ये सब आप जान रहे हैं। इसी बीच नरेंद्र मोदी के चहेते गुलाम नबी आज़ाद वो बीमार हो गए, कतर में अस्पताल में भर्ती हैं, और उनका कुशल क्षेम पूछा है नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके कि आप ठीक तो हो ना, जल्दी ठीक हो जाओ, आपकी बहुत ज़रूरत है, आपने हमारे काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जम्मू कश्मीर के चुनाव में, आगे देखेंगे। तो इसलिए ये बात शायद कही होगी, ये ऑफिशियली नहीं है आधिकारिक तौर पे, लेकिन मान सकते हैं थोड़ा पॉलिटिकल गपशप में ये इन बातों को ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी आप याद कीजिए जब वो रिटायर हो रहे थे तो नरेंद्र मोदी रो रहे थे। नरेंद्र मोदी ने भाषण देते हुए अमलेंदु जी वो रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसे भी मोदी जी बार बार रो देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ दूसरा है, सवाल ये है कि क्या सचमुच जो हमारे तमाम साथी कह रहे हैं राष्ट्रवाद का मुद्दा भी नहीं चल रहा है? क्या यहां एक मुद्दों का वैक्यूम, अकाल आने वाला है नरेंद्र मोदी के सामने? यह माना जाए
हिंदू मुसलमान कर नहीं पाए, पाकिस्तान कर नहीं पाए, तुर्की लेके आए तो आपका ही जो सीईओ है, आपका ही नीति आयोग है। और सही कह रहे थे प्रेम कुमार जी कि नीति आयोग के तो अध्यक्ष आप हैं। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं, इधर कह रहे हैं कि व्यापार बंद करो, आना जाना बंद करो। 60% से ज्यादा लोगों ने तुर्की और अजरबैजान के वीजा टिकट सब कैंसिल करवा दिए। और आप कह रहे हैं कि तुर्की तो बहुत अच्छा है, वहां से सीखना चाहिए। आपका एक 4 बार का एमपी जो भारत में आग उगलता है, वो वहां जाके कह रहा है कि इजराइल बड़ा खराब देश है। माना क्या जाए? तो मैं भी कंडक्ट कर रहा हूं। मैं थोड़ा वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि पुतिन के लिए वैसी स्थिति हो जाती है। अमलेंदु जी। राजीव जी, पुतिन की जैसी स्थिति हो जाती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला, स्थिति वैसी हो जाती है। लेकिन कुल मिला के राजीव जी लगता ये है कि मोदी जी के जितने भालू हैं वो सब मोदी जी की भद्रा उतारने पे इस समय तुले हुए हैं। अब बताइए क्या जरूरत थी जाकर कहने की कि फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इजराइल बहुत खराब है। अरे ये भूल गए निशिकांत दुबे कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया है देशों का समर्थन हासिल करने के लिए, तो अकेला इजराइल जो था वही आपके साथ आके जो था उसकी तरफ से बयान आया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ खड़े हुए हैं, ऑफिशियल बयान। क्योंकि वहाँ जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके जेल जाने की नौबत है, बेंजामिन नेतन्याहू, वो हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके खिलाफ वहाँ जांच चल रही है पुलिस में। उनके बयान दर्ज हो चुके हैं पुलिस में और उनके 2 साथी गिरफ्तार किए जा चुके हैं नेतन्याहू साहब के। और जिस दिन वहाँ चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस दिन नेतन्याहू साहब को जेल जाना पड़ेगा। जैसे ही जंग समापन की घोषणा होगी वैसे ही साहब जेल में रहेंगे, तो तुरंत जेल में होंगे। क्योंकि वो वार कैबिनेट खत्म हो जाएगी तो तुरंत जाना पड़ेगा जेल में। तो फिलहाल वो बचे हुए हैं और इसी वजह से वो युद्ध को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जो कहा, जो नेतन्याहू साहब ने समर्थन दिया, तो आप उनके खिलाफ ही जाकर बोलने लग गए। तो ये क्या कर रहे हैं निशिकांत दुबे जी? अरे ठीक है भाई, आपको बताना था कि भारत का फिलिस्तीन को लेकर क्या पक्ष है और भारत किन किन राष्ट्रों के साथ रहा है, तो ये आप बताते। लेकिन इजराइल की बुराई आप ना करते। कम से कम हमारे मोदी जी भी तो हैं। देखिए, पुतिन से भी जाकर गले मिलते हैं और बीच पे जाके जेलेंस्की के भी हाथ रखते हैं। ये तो इत्तेफाक है कि तो हमारा जहाज उड़ रहा था और नीचे से ड्रोन जो थे चल रहे थे जेलेंस्की के। मालूम होता जेलेंस्की के ऊपर जहाज है तो मोदी जी रुकवा देते ड्रोन को उड़वाना। इतनी ताकत रखते हैं मोदी जी। तो मोदी जी तो बहुत ताकतवर आदमी है। तो ये सब मोदी जी की ताकत का काम भी है। अब राजीव जी, विदेशों में क्या छप रहा है इसको लेकर जो था आज बताया है शशि थरूर साहब ने पहली बार अपने दौरे में एक किसी अखबार की कटिंग लगाकर कि हम छपे हैं। अरे भाई, हम भी छपे हैं विदेश में कहीं। ये बताया उन्होंने बहुत जोर शोर के साथ कि हम कहीं छपे हैं विदेश में। तो अब आप बताइए कितनी जोर शोर की बात है कि हमारे 7 प्रतिनिधिमंडल गए और उनमें शशि थरूर साहब का प्रतिनिधिमंडल जो है वो विदेश में किसी एक अखबार में छप गया, किसी टमटम टिका टाइम्स टाइप में। तो बताया थरूर साहब ने कि टमटम टिका टाइम्स जो था उसमें हम भी छप गए। तो ये उपलब्धियां हैं। और जो एजेंसी राजीव जी वो ब्लैकमेलिंग यहाँ कर रही है तमाम यूट्यूबर्स से। अब आपकी अगर बात यहाँ यूट्यूबर्स कहना भी चाहे आपके प्रतिनिधिमंडल क्या कर रहे हैं, जिनकी आवाज सबसे ज्यादा है, तो वो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो तो 40 लाख का एक्सटॉर्शन मनी मांग लेगा। तो अब ये नहीं, अब वो हाई कोर्ट चले गए। अब वो हाई कोर्ट चली गई है एजेंसी। अच्छा, वो हाई कोर्ट चली गई यूट्यूबर्स के खिलाफ। अब तो यूट्यूबर्स उसके खिलाफ जाएंगे। ये तो चलेगा ना मामला भाई, ये मामला चलेगा, ये यहाँ नहीं रुकेगा क्योंकि यूट्यूबर्स भी अभी इकट्ठा हो रहे हैं। जरा इस मामले को देखिए, आप जो कह रहे हैं, जरा हमारे तमाम साथी उन लोगों को ये बता दीजिए किस मामले में आप बात कर रहे हैं, खुल के बता दीजिए, जरूरी है। क्योंकि थोड़ा शेडो नहीं, ओपन, हम यहाँ ओपन बात करते हैं, ओपनली बता दीजिए मामला क्या है। ओपन बात राजीव जी ये है कि एक ANI नाम की न्यूज एजेंसी है और उस न्यूज एजेंसी को सरकार का बहुत नजदीकी समझा जाता है, प्रधानमंत्री का बड़ा नजदीकी समझा जाता है। प्रधानमंत्री से जब भी कोई सवाल पूछने होते हैं कि आप आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं, इस टाइप के सवाल जब भी पूछने होते हैं तो लंबा इंटरव्यू उसी एजेंसी पर प्रधानमंत्री का होता है और उसको एक्सेस जो है वो तमाम सरकारी जगहों का है। अब बहुत से नेता राजीव जी चूंकि एजेंसी है तो आते हैं, उसको अपने बयान दे देते हैं, जो बयान दूसरी जगहों पर नहीं होते हैं।
अब राहुल गांधी का बयान राजीव जी अगर एजेंसी ने ले लिया तो वो उस एजेंसी का कॉपीराइट कैसे हो जाएगा? वो कॉपीराइट तो राहुल गांधी का, बात तो राहुल गांधी की है। लेकिन अगर कोई यूट्यूबर उसका इस्तेमाल कर लेता है 5 सेकंड का वीडियो, 7 सेकंड का वीडियो, तो चूंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आपके 3 स्ट्राइक आ गए तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो ये इंतजार करते हैं कि पहले देखते हैं कि किस किसने कर लिया। तो 5 सेकंड के अगर 3 हो जाते हैं तो स्ट्राइक में 2 भेजते हैं, उसके बाद फिर करते हैं ब्लैकमेलिंग कि आप हमको 40 लाख रुपया दीजिए और 40 लाख रुपया अगर आप देंगे तो हम 30 स्ट्राइक नहीं देंगे और आप हमको फिर 2 लाख रुपया महीना दीजिए या 2.25 लाख या जो भी उनकी है वो दीजिए और 12 महीने का कम से कम सब्सक्रिप्शन दीजिए। यानी राजीव जी कुल मिलाकर 60-70 लाख का एक यूट्यूबर से कर लेते हैं हिसाब किताब, वरना आपका चैनल बंद हो जाएगा। अब राजीव जी जिस व्यक्ति ने चैनल पर मेहनत की है, 10 लाख सब्सक्राइबर उसके हुए, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत एक झटके में चली जाएगी तो वो बेचारा क्या करता है? ये कर्ज लेकर भी इनको पैसा देता है कि चैनल बचा रहे हैं, चलो आगे चल के करेंगे। मुझे मालूम है कि सज्जन ने ट्वीट किया कि उन्होंने जो है पीओसी चेक जो वो दिए हुए हैं 2 लाख के और 50,000 के, अभी वो बाकी रह गए वो निपटना जो है। तो वही एजेंसी जो है ये इन सबके साथ गई है और केवल वही जाकर इनको रिसीव कर रही है। इनके सारे बयान जो आ रहे हैं हमारे प्रतिनिधिमंडल के, वो उस एजेंसी के थ्रू ही आ रहे हैं। तो उस एजेंसी के बयान को किस तरीके से लिया जाए, ये मसला राजीव जी है। तो सरकार का पक्ष अगर ये करने भी गए हैं काम और सरकार का पक्ष आना भी चाहे तो सरकार का पक्ष कैसे आएगा? पीआईबी इनके वक्तव्य जारी नहीं कर रही है, आपके जो सांसद कर गए हुए हैं पीआईबी ने आपने भेजा नहीं दे, सरकारी तंत्र जो है वो इनके साथ नहीं गया है, वो प्राइवेट एजेंसी गई है। अब वो प्राइवेट एजेंसी दे रही तो बात कहाँ से आएगी? अब शशि थरूर साहब अगर अपने डाल भी ने ट्विटर पर उस एजेंसी से बात करते हुए कि साहब हमने ये कहा और डोनाल्ड ट्रंप को हमने इतना हड़काया कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो मतलब शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता कि बिल्कुल कांप गए, मोदी जी के सामने नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। तो उसको भी अगर राजीव चलाना चाहे तो कैसे चलाए जिसके पास उस एजेंसी को 2 लाख रुपया महीना देने के लिए नहीं है? तो ये इस सरकार की बात थी। तो ये राजीव पूरा प्रकरण है। तो कुल मिला के ये राजीव जी कि ये जो गया है डेलीगेशन, ये ठीक है, जिस काम के लिए भी गया हो, काम कर रहा हो या ना कर रहा हो वो अलग मसले हैं, लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का मामला जो है वो राष्ट्रवाद चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहलगाम के बाद इन्होंने सोचा था राजीव जी कि ये हिंदू मुसलमान करेंगे और पूरी टीम जो थी लग गई थी हिंदू मुसलमान करने पर, लेकिन वो नहीं चला। चूंकि जो लोग भुक्तभोगी थे, जो मतलब पीड़ित थे, उनके परिवारों के लोग आने लगे और यहाँ तक कि राजीव जी को 12-13 साल का बच्चा जो है वो आकर कहने लगा, और गुजरात का था वो, इत्तेफाक से वो गुजरात का था, वो कहने लगा कि सरकार तो कहीं थी ही नहीं। और उस बच्चे की माँ जो थी वो केंद्रीय मंत्री से मिलने पहुंचे तो उनसे पूछ रही थी कि भाई जब आप जाते हैं तो आपके लिए वहां इतना इंतजाम होता है सुरक्षा का, आप हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से सुरक्षा लेकर घूमते हैं, लेकिन जब वहां 2000 पर्यटक थे तो सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं था? मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगी? ये सवाल पूछ रही थी। तो यानी वो भी नहीं चला। अब आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोचा था कि इसको चलाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसके बाद फिर आपने सीज फायर कर दिया। तो वो सीज फायर मोदी जी के ही जिम्मे आया। उनका मतदाता खुद पूछ रहा है, सोशल मीडिया अटा पड़ा है इस बात से कि भाई मोदी जी जब पीओके भारत का होने वाला था, अगर आप 2 दिन भी रुक जाते तो पीओके भारत का हिस्सा होता, और मोदी जी ने उस पर सीज फायर करा दिया। तो अब वो भी नहीं चला। अब गए थे वहां राजीव जी रोड शो करने के लिए, अब वो रोड शो भी काम में नहीं आ रहा है। तो कुछ भी काम नहीं आ रहा है तो मुद्दों का बुरी तरीके से अकाल हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास। संकट फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का राजीव जी ये नजर आ रहा है। और एक आखिरी बात कह के खत्म करूंगा कि जो राजीव जी अदालतों में मसले पहुंचते हैं, अब आप देखिए कि कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में अदालत ने SIT बना दी, उस SIT को भी आज फटकार पड़ी। दूसरी एक SIT बनी थी अली खान महमूदाबाद के मामले में, उस SIT को भी आज फटकार पड़ी है। और जो जज साहब जो है, जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता, उन्होंने सीधे सीधे उस SIT से पूछा कि भाई ये बताइए आपको अली महमूदाबाद की डिवाइसेस क्यों चाहिए, आपको उनका फोन क्यों चाहिए? आप रास्ते को और मत खोलिए, जितना आपको काम दिया गया है उनकी जो पोस्ट है उस पर सिर्फ आपको केंद्रित करना है, आप इसको मत कीजिए। कड़ी फटकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। तो आप देखिए राजीव जी किस तरीके से अदालतों को भी गुमराह करने की कोशिशें सरकार समर्थित और सरकार का तंत्र जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए लोकतंत्र पूरा जो है वो उसके ऊपर खतरा बरकरार है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अली खान महमूदाबाद वाले मामले में साफ साफ कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आपके पास 2 FIR है, एक नहीं बल्कि 2 FIR है,
और वही काफ़ी है। आप उस पर जांच कीजिए और जांच जल्दी कीजिए। आपको किसी भी ढंग की जो डिवाइसेस हैं, चाहे मोबाइल हो, पेन ड्राइव हो, चाहे लैपटॉप हो, ये लेने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ सीधे शब्दों में। और आप लिमिट क्रॉस मत कीजिए, आप बाएं दाएं मत देखिए, सीधा चलिए, जो काम कहा गया है वो कीजिए, बाकी हम देख रहे हैं। ये सीधे शब्दों में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वही शब्दशः आप तक रख रहा हूं। इसलिए जो बात आप कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मामला क्या है दोस्तों, आप जानते हैं, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अली खान महमूदाबाद, और उन्होंने एक पोस्ट किया, उस पोस्ट को लेकर बवाल मचा, उनको जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद की स्थिति ऐसे ही एक 19 साल की लड़की थी, उसने तो कुछ नहीं किया। 19 साल की लड़की जिसने इंस्टाग्राम पे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड एक पोस्ट को रीपोस्ट किया था, लिखा भी नहीं था। 2 घंटे के अंदर जब पता चला कि अरे मैंने गलत कर दिया, तो उस लड़की ने उस रीपोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन मामला जो है, महाराष्ट्र की पुलिस, पुणे की पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया, यरवदा जेल में डाल दिया। और कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाई है महाराष्ट्र सरकार को, वहाँ की पुलिस को, वो तारीफ़ काबिल है और ऐसी फटकार लगनी चाहिए। साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा है कि आप क्या चाहते हैं। एक लड़की, एक स्टूडेंट, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, वो इंजीनियर बन रही है, 19 साल की है, उसको आप, उसके भविष्य की चिंता आपको नहीं है। उसके 3 पेपर जो हैं आपने उसको ड्रॉप करवा दिया। अब इसके तीनों पेपर दिलाने के, एग्जाम के पेपर दिलाने का इंतजाम कीजिए। और आप ये कोशिश मत कीजिए कि एक सभ्य समाज बनाया जाए, ना कि क्रिमिनल तैयार किया जाए। आप चाहते हैं कि ये लड़की क्रिमिनल बने? ये सवाल पूछा गया। तो कोर्ट में कुछ जगहों पे अच्छा काम हो रहा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। इसीलिए कोर्ट की ऐसी चीजें आप लोगों तक हम लेके आते हैं। न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, हर तरफ आज बड़ा सवालिया निशान है। इसीलिए कुछ चीजें अच्छी दिखाई देती हैं तो थोड़ी बहुत ही सही, डूबते को तिनका का सहारा, या गुप्त अंधेरा हो तो वहां एक चिंगारी, एक रोशनी, एक छोटी सी रोशनी, टिमटिमाता हुआ तारा, वही काफी होता है। इसलिए ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को, ऐसी खबरों को हम आप देखें, सुने, पढ़ें, परखें, इसलिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, आपने इस बात को भी उठाया था। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं। क्या सचमुच आज की तारीख में मुद्दों का अकाल हो गया है? राष्ट्रवाद मुद्दा क्या नहीं चल पा रहा है नरेंद्र मोदी के सामने, इसीलिए वो आएं बाएं साएं दाएं बाएं सब देख रहे हैं? जी देखिए राजीव जी, मुद्दों का अकाल तो घटनाओं में भी दिख रहा है। अब निशिकांत दुबे की हम लोग चर्चा कर रहे थे। कई बार होता है कि ऐसे व्यक्ति की हम चर्चा क्यों करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति अगर विदेश में हमारे डेलीगेशन का हिस्सा है तो हम क्या करें? हमारे डेलीगेशन का वो वॉइस है, तो वो महत्वपूर्ण है, तब तो सरकार ने उनको डेलीगेशन में भेजा हुआ, चर्चा करनी पड़ती है। और जब वो बोलते हैं कि फिलिस्तीन जो है, इजराइल की तो किसी की बात ही नहीं मान रहा है, हम सब फिलिस्तीन के साथ हैं, तो मुझे थोड़ा सा हट करके एक फीलिंग आती है, एक दूसरी बात नजर आती है। कहीं वो अपने पूरे प्रतिनिधि मंडल को फिलिस्तीन जैसा तो नहीं फील करा रहे, और जिनके पास जा रहे हैं उन सबको इजराइल मान रहे, कि कोई सुन ही नहीं रहा है उनकी बात। और हम तो, हमारी हालत तो फिलिस्तीन वाली हो गई है। वो शैडो तरीके से तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनका मन प्रतिनिधि मंडल में लग नहीं रहा है। ये बात तो रोज दिख रहा है, क्योंकि वहां जो काम उनको करना चाहिए वो करने के बजाय वो रोज इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सब के बारे में वो अनर्गल बातें लिख रहे हैं। तो क्या यही करने के लिए वो विदेश में गए? तो कंफ्यूजन तो है। राष्ट्रवाद भी यहाँ नहीं समझ में आता। तो इंदिरा गांधी की विदेश में आलोचना करना कौन सा राष्ट्रवाद है? राजीव गांधी की आलोचना करना कि दुनिया के देशों के सामने उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, ऐसी अनर्गल बातें करना, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से कंफ्यूजन में है बीजेपी। हर घटना में ऐसा दिखता है। नरेंद्र मोदी जी के भाषण में देख लीजिए, वो भाषण जो कुछ भी दे रहे हैं, या प्रोग्राम पर आ जाइए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के वो 29 बल्कि एक डिसीजन ले रहे हैं कि 9 जून से 1 महीने तक सिंदूर बांटेंगे। ठीक है, कहां ऑपरेशन सिंदूर? कहां सिंदूर का को बांटना? सिंदूर बांटना मतलब समझते हैं,
हम तो आगाह करते हैं बीजेपी को कि उनके पुरुष साथी कहीं सिंदूर लेके महिलाओं के पास चले मत जाइएगा, सैंडल से पीट के आएंगे आप। सिंदूर का क्या मतलब होता है समझ में आएगा। सिंदूर या तो पुजारी के हाथों महिलाएं ग्रहण करती है या फिर सिंदूर पति के हाथों ग्रहण करती है, तीसरा कोई सिंदूर देने वाला नहीं है। तो आप सिंदूर बांटेंगे तो सैंडल खाने के लिए तैयार रहिए। ये है ऑपरेशन सिंदूर में आपने सिंदूर जोड़ा, वहां भी आप देखिए क्या कर रहे थे। राष्ट्रवाद को मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। आतंकवादियों ने पूछ करके, धर्म पूछ करके मारा, ये मैसेज वो दे कर गए। तो आतंकवादियों को पता नहीं था कि ये मैसेज हम क्यों दे रहे हैं, इसीलिए ना कि हिंदुस्तान धर्म के आधार पर पोलराइज हो, नफरत फैले, इसीलिए वो दे रहे थे। अब ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर का जो नाम आया, सरकार क्या कर रही है? वही काम जो आतंकवादी करना चाहते थे कि आप सिंदूर उजाड़ रहे हैं तो हम सिंदूर बचा रहे हैं। यानी आप समझिए इसको थोड़ा सा, मतलब कि अगर एक नौजवान जिसकी शादी न हो वो अगर शहीद हो गया हो तो उसकी जान की कीमत नहीं है, उसकी जान देश के लिए नहीं गई है। उसके लिए ये देश ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ नहीं चलाया, या ऑपरेशन सिंदूर में उस देश, उस व्यक्ति का, उस युवक का जो सर्वस्व न्यौछावर हुआ है उसका बदले कुछ नहीं होगा। केवल धार्मिक आधार पर ही मत सोचिए कि जो हिंदू नहीं है उनके वो महिलाएं तो सिंदूर नहीं लगाती, वो तो एक पहलू है। जो हिंदू हैं लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई, जो किसी माँ का बेटा है, अरे माँ का बेटा है ना, तो उसके लिए क्या हिंदुस्तान एक्शन नहीं लेगा? हम ये बात समझाना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया, बहुत ही खराब नाम रखा गया, बहुत ही दयनीय मानसिकता का प्रदर्शन किया गया। ये बात हम तब नहीं बोल सकते थे जिस दिन हमें जानकारी दी गई कि हमने ये शौर्य हमारी सेना ने दिखाया है। तब हम एक बहुत बड़े मिशन के सामने इस बात को उठाना थोड़ा उचित नहीं लगता था, तो हम चुप रह गए, हमने नहीं बोला, चलो जो भी नाम दे दिया ठीक है। लेकिन आज जब ऑपरेशन सिंदूर को हुए काफी दिन हो गए हैं तो हमें सोचना पड़ेगा ना कितनी विकृत मानसिकता है। वो नौजवान जो किसी माँ का बेटा है और आतंकियों के हाथों मारा गया, उसके लिए हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। और उसके आगे भी है, पुंछ राजौरी में मारे गए लोग, उसके लिए हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे। तो यह ऑपरेशन सिंदूर जो है इसकी निंदा करनी चाहिए, नामकरण की। मैं ऑपरेशन की नहीं निंदा करने की बात कर रहा हूं, इसके नामकरण की निंदा करनी चाहिए, ये बात मैं कर रहा हूं। यहाँ पर राष्ट्रवाद को मैं तोड़ रहा हूं, ये कहाँ राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्र विरोधी काम है। अपने नौजवानों की सर्वस्व न्यौछावर करने और उनकी शहादत का अपमान है ये। केवल आप सिंदूर का बदला लेने गए? अरे देश के सम्मान के लिए सेना लड़ती है, किसी से बदला लेने के लिए नहीं जाती है। तो ये एक थॉट है, थॉट प्रोसेस है जिस पर आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बात क्या है, राष्ट्रवाद कहते किसको है। राष्ट्रवाद राष्ट्र की पूरी जनता के लिए होता है, किसी उसके एक हिस्से के लिए नहीं होता है कि इसके लिए हम एक्शन ऑपरेशन करेंगे और इसके लिए नहीं करेंगे। ये ऑपरेशन देश का ऑपरेशन नहीं होता है, ये बात हम कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी 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 जी, थोड़ा समय कम है इसलिए मैं रोक रहा हूं। प्रशांत जी, क्या आपको भी लगता है कि एक मुद्दे की यहाँ पर दरकार है नरेंद्र मोदी को, इसलिए वो भटक रहे हैं, आजकल ज्यादा भटक रहे हैं? जी, मुद्दे भी और मुद्दे की गंभीरता भी। जब आप स्वदेशी की बात कह रहे हैं तो आप जिस पेन से साइन करते हैं वो मॉन्ट ब्लैंक का है, उसकी कीमत मोटरसाइकिल के बराबर है। उस पेन की कीमत मोटरसाइकिल के बराबर है राजीव जी। जितने का पेन आता है उतने मोटरसाइकिल आ जाती है। घड़ी आप पहनते हैं मोवैडो की, मेबैक का चश्मा लगाते हैं आप, BMW 7 सीरीज पे चलते हैं और बात कह रहे हैं स्वदेशी की जी। तो बात गंभीरता से नहीं आती, गंभीरता नहीं झलकती इसमें। आप देश भर में घूम रहे हैं, मणिपुर में नहीं जा रहे हैं जहाँ पे राष्ट्रपति शासन को भी अब रिवोक किया जा रहा है, वहाँ आप नहीं जा रहे हैं जहाँ पे निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया गया, मार दिया गया, कितने लोग मारे, कितने चर्चेस जलाए गए, वहाँ आप नहीं जा रहे हैं
जहां पे आतंकवादियों ने बेकसूर टूरिस्ट को मारा 26 लोगों को, वहां पे आप नहीं जा रहे हैं। जहां पाकिस्तान की गोलाबारी में से 27 लोग मरे और कितने घर उजड़ गए, राहुल गांधी वहां गए थे, वहां मोदी जी नहीं जा रहे हैं। तो मोदी जी का बिहार जाना, बंगाल जाना, गुजरात जाना, यूरोप में जाना कहीं, तो वो उसमें गंभीरता नहीं आती है। आप सेना के लोगों को बुला लें फूल बरसाने के लिए, लेकिन सेनाओं के प्रवक्ता को आतंकवादी की बहन बताने वाला आप ही का मंत्री है, और वो खुला घूम रहा है। वो ना उसको पार्टी की तरफ से कोई अनुशासन में कार्रवाई हुई, ना उसकी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई, वो आजाद घूम रहा है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को एक सोशल मीडिया की पोस्ट पे आप गिरफ्तार कर लेगी आपकी पुलिस, एक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लेगी पुलिस आपकी। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई कॉमेडी सर्कस जो है वो चल रहा है इस देश में, गंभीरता नहीं मुद्दों की जी। और इसलिए क्या होता है कि आप वो फिल्मी डायलॉग जैसे कि गोली खाओगे या इस तरीके की जो बातें हैं, वो बहुत ही एक सिनेमा के पर्दे पे एक्टरों को, वो भी थर्ड रेट फिल्मों में दिखाई देती है। आजकल तो फिल्में जो बनती है उसमें इस तरीके के बहुत चीखने चिल्लाने वाले डायलॉग भी नहीं होते, तो मुद्दे की गंभीरता नहीं आती है कि जब आप इस तरीके के फिल्मी डायलॉग बोलते हैं, अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं, दूसरों को बता रहे हैं आप कि आप स्वदेशी लो। क्यों भारत में कारें नहीं बनती क्या भारत की बनी हुई कार बुलेट प्रूफ नहीं हो सकती? अगर आपको सुरक्षा की दृष्टि से चाहिए तो क्या भारत में बनी हुई कार की बुलेट प्रूफिंग नहीं हो सकती? भारत में ही होती है। क्यों आप BMW में चलेंगे, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में? क्यों भाई हमारे पास कितने पेन यहाँ पे रखे रहते हैं, पेन की कोई कमी है इस देश में? कोई मॉन ब्लैंक का ही पेन आप क्यों इस्तेमाल करेंगे? तो ये सब बातें जो हैं, इंदिरा गांधी HMT घड़ी पहनती थी, HMT आज भी घड़ी बनाती है, मेरे पास भी है। आप क्यों नहीं पहनेंगे घड़ी? आप मेवाडो की घड़ी क्यों पहनेंगे? जो घड़ी में एक मकान बन जाता उस घड़ी की कीमत पे। जी। तो गंभीरता जो है वो उनके व्यक्तित्व में दिखनी चाहिए। आप पंडित नेहरू को क्रिटिसाइज करके इंदिरा गांधी को कोई कुछ अपने सोशल मीडिया ट्रोल से, या ये जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दुबे, उससे कुछ करा के आप कुछ करा देंगे, उससे नहीं, आपके व्यक्तित्व में गंभीरता दिखनी चाहिए। वो गंभीरता नहीं दिखती है और इसलिए सवाल खड़े होते हैं सीज फायर के। इसलिए ट्रंप 6ठी 7वीं बार सीज फायर का नाम ले चुका, अब तो कोर्ट में कह दिया उसने। तो आपकी जो पूरी जिसको कहे कि प्रतिष्ठा है, वो खुद आप गिराते हैं। आपको भारत की जनता ने, भारत के संविधान ने बहुत ऊंची कुर्सी बैठाया है भाई। उस कुर्सी में बैठने के लिए आपको गब्बर सिंह जैसे डायलॉग की आवश्यकता नहीं है। आपकी बात गंभीरता से ली जाएगी, सब लोग छापेंगे, सब लोग चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट बुलाइए, सब लोग सुनेंगे आपकी बात पार्लियामेंट में अगर आप बोलेंगे जी। उसके लिए मान लीजिए राजीव जी, हम आप बात कर रहे हैं, सुनील जी यहाँ बैठे हुए, प्रेम कुमार जी अभी आप जी हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, लाखों इसके व्यूज आते हैं जो हम लोग बात करते हैं। तो क्या हम जब तक खड़े होकर चीखे चिल्लाएंगे नहीं, तब तक क्या हमारी बात की गंभीरता को हमारे दर्शक नहीं समझेंगे? वो अपेक्षा भी नहीं करेंगे कि हम वैसी बातें करें। तो इसलिए मोदी जी को थोड़े से उनके एडवाइजर्स को, कम्युनिकेशन एडवाइजर्स को बदलना चाहिए कि कम से कम देश की जो गंभीरता है, जो जिस कुर्सी पे आपको बैठाया गया, उस पर आप जचें, अच्छा लगे देखने में। जी राजीव।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात हम लगातार करते ही रहते हैं, और लेकिन मुद्दों की बात कर रहे हैं। क्या सारे मुद्दे अब उनमें ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में बता रहे थे प्रेम कुमार जी कि ये नाम ही अपने आप में, लेकिन चलिए नाम पे और इन सब चीज़ों पे ना जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या मोदी जी इस मसले को अब भुनाने की कोशिश में हैं, और कितना भुना पा रहे हैं, क्या भुना पा रहे हैं या नहीं भुना पा रहे हैं। और उसमें राहुल गांधी या विपक्ष, क्योंकि आज विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक नहीं बल्कि 12 विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक फिर एप्लीकेशन दिया गया है ज्वाइंट सेशन के लिए, और इस एप्लीकेशन में AIMIM का सिग्नेचर भी है। खबरें आई और हट गईं, लेकिन ये खबर भी है। सुनील शुक्ला जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि एक तरफ विपक्षी दल लगातार कि इस मसले पे गंभीरता से साहब बात तो कीजिए, नरेंद्र मोदी जी के पास फुर्सत नहीं है। सुनील जी, उनके पास जिस बात के लिए उनके पास समय चाहिए उनके पास है। मणिपुर में शांति बहाली हो या न हो, वहां के लोग, उस हिंसा से प्रभावित लोगों को मलहम लगे या न लगे, जनजीवन सामान्य हो चाहे न हो, भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी को फिर नरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाना है। उनकी प्राथमिकता तय है कि हमें कहां जाना है, और लगे हुए हैं वो। अगर आप सुबह से शाम तक केवल अपने दलीय हितों पर ही केंद्रित रहेंगे तो स्वाभाविक ही सवाल कि बाकी चीजों के लिए आपके पास समय नहीं होगा। सरकार के पास मुद्दों का, जहां तक आपने बात है, अगर सत्ता में है आप, तो सत्ता में रह करके आप नारे तो नहीं लगवा सकते। उन नारों से तो आपके बारे में आपका नैरेटिव नहीं बन सकता। आप ये गोली चलेगी तो हमारा गोला चलेगा, ये कहने से काम नहीं चलने वाला। वो गोला है कहां? गोला आपने बनाया कब? वो गोली को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं आप? गोला चलाने वालों को दक्ष कितना बना दिया आपने? गोया कि शिक्षा की क्या स्थिति है, कृषि की क्या स्थिति है, उद्योग की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, सवाल आपको इन बातों की बात करनी पड़ेगी। आपने अब तक अपने देश में या दुनिया के किसी भी देश में जहां चुनाव होते हो वहां नारे लगवा करके सरकारें अपने मुद्दे बना ली? काम उन्होंने अपनी नीतियों पे, कार्यक्रमों पे, उपलब्धियों पे बात की है कि हमने ये किया है, हमको ये काम और मुझे करना है, आप मुझे जन समर्थन दीजिए। अपने देश में हम लोग लगातार सरकारों को देखे हैं, यह पहली सरकार देख रहे हैं जो अपने उपलब्धियों की, गवर्नेंस की बात ही नहीं करती है। आप सरकार जिसके लिए होती है उसकी बात मत कीजिए। आप केवल नैरेटिव बनाने, ऑप्टिक्स तैयार करने की बात कीजिए, तो वो चलने वाला नहीं है। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है कि आपको संदेह का लाभ मिल जाए, अभी तो नहीं मिलने वाला। अब तो पिछले 10 सालों के, 11 सालों के लोग आपसे हिसाब मांगेंगे ना। क्या आप ये बताइए कि आपने अब तक क्या किया है? वो तो आप बताने की स्थिति में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और जब आप इस तरह के नारे लगवाते हैं, वह भी अगर आज फिर से ये सरकार चाहे कि कोरोना के नाम पर थाली और ताली बजवा ले, लोग बजा देंगे। लोग एक बार लगा के हो सकता है कि इसमें कोई तथ्य हो, बजा लो भाई। अब क्या होगा? अब तो आप नहीं बोल रहे हैं कि थाली और ताली बजाओ, अब तो फिर अपनी टीकाकरण की बात करने लगे। तो ये इस सरकार के पास मुद्दों की कमी है, और इसीलिए वह अपने परंपरागत जो मुद्दे रहे हैं उस पर फिर से वापस लौट आई है, और वह है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और एक कथित राष्ट्रवाद। जी, राष्ट्र को मजबूत किए बगैर, आर्थिक रूप से संपन्न किए, आंकड़ों से राष्ट्र संपन्न होता है, और हर चीज जो कुछ भी आपकी उपलब्धि हो उसके परिणाम सामने आते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरी अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बढ़ गया, हो सकता है कि आंकड़े आपके अनुकूल हो, लेकिन इस आंकड़े की बदौलत जो उसके परिणाम सामने आने चाहिए वो भी तो दिखे। अगर आपकी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ गया, गोया के लोग एक परचेज कैपेसिटी बेहतर हो गई, गोया कि आपकी जो देश की मुद्रा है वो मजबूत हो गई, गोया कि आपके देश में रोजगार के अवसर सृजित होने लगे, गोया कि किसानों की स्थिति बेहतर हो गई, गोया कि महंगाई पर नियंत्रण हो गया। क्या वो कोई भी चीज दिखाई पड़ रही है? जी, आंकड़ेबाजी से उपलब्धियां नहीं बता सकते। और आंकड़ों का उल्लेख किसका करेंगे आप? इंडियन मॉनेटरी फंड। अरे इंडियन मॉनेटरी फंड आंकड़े इकट्ठा करता है, जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं उनकी बात करो ना। जिनके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो वही आंकड़े देगा जो आप उसको उपलब्ध कराएंगे, वो अपनी तरफ से आंकड़े नहीं इकट्ठा करता। तो
आप तो हमको रोज ही सुबह से शाम तक बताते रहे कि हमारी अर्थव्यवस्था ये हो गई, हमारी अर्थव्यवस्था वो हो गई। उन बढ़ती हुई जो उसके लाभ मिलने चाहिए थे, अगर वो लाभ नहीं मिलते तो खोखले नारे हैं, उसका कोई मायने मतलब नहीं है। अगर पहलगांव की घटना हो जाती है, एक नृशंस नरसंहार हो जाता है, उसके बाद आप राष्ट्रवाद का नारा बुलंद कर लेंगे, और जो उस घटना के लिए जिम्मेदार लोग हैं उनकी पहचान तक नहीं हो पाई। आपके विदेश मंत्री इसको स्वीकार करते हैं। जिन लोगों को आप अभी तक उनको खोज नहीं पाए कि वो कौन लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, और आप कहेंगे कि राष्ट्रवाद का नारा चलेगा, देश का नागरिक आपके पीछे खड़ा हो जाए। आप एक तथ्य आपके पास होने चाहिए, और उन तथ्यों से सरकार भागती हुई नजर आ रही है। इसलिए और विपक्ष के पास अपने मुद्दे हैं। सरकार के सामने, इस देश के सामने जो आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, किसानों की दुर्दशा का सवाल है, महंगी होती शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, महंगा होता हुआ स्वास्थ्य की स्थिति है, संघीय ढांचे के ऊपर हमला है, जो संघीय सुरक्षाएं और विशेषाधिकार लोगों को मिले हुए हैं, उनको लेकर के लोगों के बीच में तरह तरह के सवाल हैं, तमाम तरह के सवाल हैं जो विपक्ष को उठाने चाहिए। इस घटना में, पहलगांव की इस घटना पर इस सरकार को जितना विपक्षी दलों का समर्थन मिला है, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकार को नहीं मिला। 1948 के संघर्ष में भी तत्कालीन जनसंघ ने सरकार से सवाल पूछे थे। 1962 की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सड़कों में प्रदर्शन किया था, तत्कालीन जनसंघ ने विशेष सत्र बुलाने की बात की थी, और युद्ध के दौरान एक हफ्ते का विशेष सत्र हुआ था। 1965 और 66 में भी भारतीय जनसंघ के लोगों ने सरकार का विरोध किया था, ताशकंद समझौते के खिलाफ धरने दिए थे। 1971 की लड़ाई के बाद शिमला समझौते के खिलाफ धरना दिया था भारतीय जनसंघ ने। इस देश के इतिहास में इस तरह का विपक्षी दलों का समर्थन किसी सरकार को नहीं मिला है। जो इस सरकार को प्राप्त हुआ, हासिल क्या मिला हमको कि हम संघर्ष की स्थिति में गए और अचानक एक तीसरी ताकत के हस्तक्षेप से संघर्ष विराम की नौबत आ गई। भारत की अस्मिता प्रभावित हुई है। फिर आपको कैसे, आपके पास कौन से मुद्दे हो जाएंगे, और आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों को लोग गंभीरता से क्यों लेंगे? तो गोया के सरकार के पास न तो गवर्नेंस की उपलब्धियां हैं, न राजनीतिक नारों की गंभीरता है। ऐसे में यह इनके सामने संकट की स्थिति है कि किस बिना पर दोबारा जन समर्थन हासिल कर पाएंगे। और सरकार की प्राथमिकता केवल और केवल जोड़ तोड़ से सरकार बनाना और सरकार चलाना, जो अब लोगों को स्वीकार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी सुनील जी, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, प्रशांत जी, अमलेंदु जी, चर्चा में आप लोग शामिल हुए और